बात है एनपीए, नाम सुनता होगा आप लोगों ने, एनपीए, अखबारों में इसको पढ़ते होंगे, एनपीए। बहुत आराम आराम से, बहुत विस्तार से इसको समझना है, ठीक ठीक, इसको बहुत विस्तार से समझना है। एनपीए अखबारों में नाम सुना आप लोगों ने, सारे लोग बताइए, एनपीए का नाम कहीं सुना है आप लोगों ने? अमित कह रहा सर मैं ब्लॉक हुआ क्या? ना रे ब्लॉक नहीं हुआ, क्या ब्लॉक होगा? अच्छा, कंचन कह रहे पीयर कर लेंगे फार्मिंग से, बस अब आप पढ़ लीजिए, पिछली चीजों में मत उलझाइए, ठीक ना? आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। एनपीए, एनपीए का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग, ठीक, एसेट्स, ये एनपीए का पूरा नाम होता है, ठीक। हिंदी में इसे कहते हैं गैर निष्पादनकारी संपत्तियां, गैर निष्पादन, समझना, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां, संपत्तियां। एनपीए का हिंदी में नाम होता है गैर निष्पादनकारी संपत्तियां, एनपीए को पढ़ते हैं, ठीक, बात एनपीए की करते हैं। तो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक, समझना, ठीक ना? ध्यान से सुन बेटा लोग, अब बच्चा लोग ध्यान से सुनना, उसके बाद बात हम लोग करेंगे आपस में, ठीक। एनपीए हमको पढ़ना है। अब समझाते हैं पहले एनपीए होता क्या है। देखो, एनपीए को समझाने के लिए एक अलग चीज समझाते हैं, एक दूसरी चीज समझाते हैं, फिर एनपीए तुरंत आ जाओगे। यह है बैंक, ये मान लो बैंक है, ठीक, ये बैंक है, ये है बैंक। इस बैंक ने किसी कारपोरेट, मान लो इस बैंक ने किसी कारपोरेट को लोन दिया, ये कोई कारपोरेट है, कारपोरेट मतलब उद्योगपति, बिजनेसमैन, बड़ा व्यवसायी, उन सबको कारपोरेट कहते हैं, ठीक ना? अंबानी जी कारपोरेट है, अडानी जी कारपोरेट है, टाटा कारपोरेट है, सब कारपोरेट लोग हैं, ठीक, समझना, कारपोरेट है। मान लीजिए बैंक, बैंक क्या देता है कारपोरेट को? लोन, उधार दिया है, लोन दिया है, ठीक। कारपोरेट को जो बैंक लोन दिया होता है, बैंक उसे अपना एसेट्स बोलता है, अपनी संपत्ति बोलता है। बैंक कहता है इस कारपोरेट के पास मेरा इतना एसेट्स है। मान लीजिए किसी कारपोरेट को बैंक ने, मान लीजिए 500 करोड़ लोन दिया हुआ है, 500 करोड़ लोन दिया है, तो बैंक बोलेगा इस कारपोरेट के पास मेरा 500 करोड़ का एसेट्स है, संपत्ति है, ठीक, 500 करोड़ का एसेट्स है। रूपम कह रहा है इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, तो बस ध्यान से समझा करो, आ जाएगी। समझना बात को, बैंक ने क्या दिया है? किसी कारपोरेट को लोन दिया है। आप बैंक को, आपने किसी कारपोरेट को लोन दिया है, 500 करोड़ रुपया अगर उसे लोन दिया है, तो आप कहोगे उसके यहां मेरी 500 करोड़ की संपत्ति है, एसेट्स है, ठीक। अब ये सब चीजें हिंदी में नहीं है, एनपीए का हिंदी एनपीए ही होता है, समझ गए रोहित? समझना बात को। तो किसी कारपोरेट को लोन दिया है, उधारी दिया है, मान लिया 500 करोड़ का लोन है, उस लोन को कारपोरेट क्या बोलता है? एसेट्स बोलता है। यानी बैंक कहेगा कि इस कारपोरेट के पास मेरा एसेट्स है, कितना एसेट्स है? 500 करोड़ का कहेगा एसेट्स, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई? बात समझना बात को। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कारपोरेट को लोन दिया है, कारपोरेट बाद में लोन वापस करेगा, यानी मूलधन वापस करेगा, लोन वापस करेगा, लोन वापस करेगा, ठीक, समझ में आ गया? ब्याज भी वापस करेगा, इस पर ब्याज भी वापस करेगा, क्या करेगा? ब्याज भी वापस करेगा, ब्याज भी आएगा हर महीने, ब्याज भी आएगा। तो बैंक को फायदा है कि नहीं फायदा है? अरे भैया 500 करोड़ दिया था, 500 करोड़ वो भी आ रहा है और साथ साथ ब्याज कमा के आ रहा है। मान लीजिए 500 करोड़ रुपया भी मिल गया, 50 करोड़ ब्याज भी मिल गया, 50 करोड़ कमाई किया कि नहीं किया? तो जब कोई लोन जो गया हुआ है, लोन भी वापस आ जाता है और उस पर ब्याज भी वापस आ जाता है, तो बैंक कहता है कि मेरा ये जो एसेट्स है वह एसेट्स परफॉर्म कर रहा है। ये जो लोन है इसी को बैंक क्या कह रहा है? एसेट्स है। जो 500 करोड़ का लोन दिया है इसी लोन को बैंक क्या कह रहा है? एसेट्स है। तो यह लोन भी वापस आ रहा है और इस पर ब्याज भी कमा के दे रहा है, तो बैंक कहेगा कि जो मेरा एसेट्स है, यानी जो कॉर्पोरेट के पास जो मेरा लोन है वो परफॉर्म कर रहा है, पैसा कमा के दे रहा है, तो इसको लोन कहेगा, इसको बैंक कहेगा कि यह हमारा परफॉर्मिंग एसेट्स है। क्या है? यह हमारा परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक। बैंक कहेगा यह मेरा परफॉर्मिंग एसेट्स है। ध्यान से फिर से समझना, सारे लोग बातचीत मत करना। बैंक ने किसी कारपोरेट को लोन दिया, बैंक जो लोन दिया रहता है उसे कहता है कि यह मेरा एसेट्स है, मेरी संपत्ति है। जब कारपोरेट उस लोन को चुकाता है और साथ साथ उस ब्याज भी वापस करता है, तो बैंक कहता है वाह रे वाह, इस कारपोरेट के पास जो मेरा एसेट था वो परफॉर्म कर रहा है, या मेरा परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक। यानी जो लोन वापस आ गया और ब्याज लेके भी आ गया वो परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। माता पिता आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, ठीक, आप माता पिता की क्या हो? संपत्ति हो। आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, किसी लायक बन जाएंगे, तो माता पिता क्या कहेंगे? ये हमारा एसेट परफॉर्म कर रहा है। एसेट्स मतलब होती है संपत्ति, अंग्रेजी हिंदी में जिसे संपत्ति कहते हैं उसे अंग्रेजी में एसेट्स कहते हैं। कोई कारपोरेट है, ठीक, हर कारपोरेट के पास बैंक का पैसा होता है। अडानी जी का बिजनेस चल रहा है, अगर 20,000 करोड़ का बिजनेस है तो उसमें 10,000 करोड़ बैंक का होगा। तो अगर 20,000 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो बैंक का भी 10,000 करोड़ है लोन के रूप में, तो अडानी जी 10,000 करोड़ वापस भी करेंगे, उस पर ब्याज भी वापस करेंगे, तो बैंक कहेगा हमारा ये परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक। यहां तक आ गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? बात इस टॉपिक में हर टॉपिक समझाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? फटाफट मुझे बताया जाए। बैंक ने कारपोरेट को लोन दिया, बैंक जो भी कारपोरेट को लोन देता है उसे एसेट्स बोलता है। जब ये लोन वापस आता है और ब्याज भी लेके आता है, तो बैंक बोलता है हमारा ये परफॉर्मिंग एसेट्स है, हमारा एसेट्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक। इस बीच हो गया? अब पूछ रहा है लोग इंटरेस्ट कितना देता है, ये अलग अलग बैंक और अलग अलग कारपोरेट के बीच तय होता है। यहां सब नहीं जानना है, बस इतना जानना है लोन भी वापस आ रहा है, ब्याज भी लेकर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। समझ आ गया? अब मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए। अब सपोज दैट अब सपोज दैट ये बैंक है, इसने किसी कारपोरेट को लोन दिया, कारपोरेट को लोन दिया, इसने कारपोरेट को क्या दिया? लोन दिया, ठीक।
लोन दिया, मान लीजिए कोई भी कितना भी लोन दिया है, ठीक, लोन दिया। अब कारपोरेट को जो लोन दिया है उसी लोन को बैंक क्या बोलेगा, यह हमारा क्या है, एसेट्स है, ठीक। अब मान लीजिए पैसा बैंक का फंस गया, न तो मूलधन वापस आ रहा है, न तो मूलधन वापस आ रहा है, यानी जो लोन दिया है मूलधन नहीं आया, मूलधन नहीं आया, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट इसे कहते हैं मूलधन को, यानी जो पैसा दिया है वो भी नहीं वापस मिल पाया, और न तो इस पर ब्याज मिला, न तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, यानी न तो मूलधन वापस आ रहा है, न तो ब्याज वापस आ। अब जब मूलधन भी नहीं आ रहा है, ब्याज भी नहीं आ रहा है, तो बैंक का पैसा क्या हो गया, डूब गया, किसी कारपोरेट के पास गया, न तो वही पैसा वापस कर पा रहा है और न तो ब्याज वापस कर पा रहा है। तो बैंक क्या कहेगा कि मेरा यह एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेरा पैसा डूब गया। तो जब बैंक कोई लोन देता है और वो लोन में मूलधन भी वापस नहीं आता है, ब्याज भी नहीं वापस आता है, तो सही कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वही हो जाता है एनपीए, वही कहलाता है एनपीए। अर्थात एनपीए बैंक द्वारा दिया गया वह लोन होता है जो वापस नहीं आता है। लोन वापस आने का मतलब लोन मूलधन भी वापस आ गया, ब्याज भी कमा कर दे दिया, लेकिन जब न तो मूलधन आ रहा है और न ही ब्याज आ रहा है, यानी बैंक का पैसा डूब गया, तो बैंक कहता है कि जो इस कारपोरेट के पास हमारा एसेट है वह परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वही कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी हम कह सकते हैं कि बैंक ने किसी को लोन दिया है और वह लोन डूब गया, न तो मूलधन आया न तो ब्याज आया, तो जितना लोन दिया है वही बन जाएगा एनपीए। अब ये बताइए एनपीए की परिभाषा क्लियर हुई, ठीक, समझ में आ गई बात। नेता करिए कारपोरेट बॉन्ड गिरवी नहीं रखते, क्या नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं गिरवी रखते हैं, बताया जाए। बैंक ने किसी को लोन दिया, बैंक ने, ये तो हम कारपोरेट का उदाहरण लिए हैं, हम आप भी हो सकते हैं, बैंक ने किसी को लोन दिया, आपको 10 लाख रुपए लोन दिया, बैंक ने कहा कि 10 लाख रुपए ले लीजिए, बाद में 10 लाख भी वापस कीजिएगा, 5% ब्याज दर भी दे दीजिएगा, आप पैसा खा के बैठ गए, न तो आपने 10 लाख रुपए वापस दिया न तो ब्याज दिया, तो बैंक का वो 10 लाख क्या बन गया, एनपीए बन गया, ठीक, क्लियर ना। दूसरी बात एकदम क्लियर हो गई, या बैंक का क्या बन गया, एनपीए बन गया, ठीक, यही है एनपीए की परिभाषा। टीना ने कहा याद हो गया सर, बस कितनी शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, जब आप लोग शानदार तरीके से पढ़ते हो दिल बाग बाग हो, एकदम टॉपिक पर बने रहो, आलतू फालतू की कोई बात नहीं, ठीक ना, चलो हो गया। तो बैंक का पैसा वापस नहीं आया तो क्या बन गया, एनपीए बन गया। अब देखो अगली बात, अब इसमें थोड़ी सी तकनीकी लगाते हैं, ठीक, ठीक, तकनीकी लगाते हैं, तकनीकी क्या लगाते हैं, ठीक, समझना, ठीक। अब तकनीकी लगाते हैं, थोड़ी सी तकनीकी बातों पर आते हैं। अब देखो होता क्या है, जब बैंक ये जो बैंक होगा है ये लोन देता है, किसी को भी दिया, हम कारपोरेट का सिर्फ उदाहरण रख रहे हैं, जब कारपोरेट को या किसी को भी लोन देता है, बैंक ने क्या दिया है, लोन दिया है, जब ये लोन देता है तो हर लोन के वापसी की एक ड्यू डेट रखी जाती है, एक ड्यू डेट रखी जाती है कि किस तारीख से लोन वापस आना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज लोन दे तो अगले महीने से वापस आना शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि ना दे तो वापस अगले महीने से, एक ड्यू डेट रखी जाती है कि भाई अभी दीजिए, अभी फैक्ट्री लगा रहे हैं, चलने लगेगा, कमाई होने लगेगा, देने लगेंगे, तो एक ड्यू डेट रखी जाती है कि इस दिन से, इस ड्यू डेट से कारपोरेट लोन भी वापस करेगा, मूलधन भी वापस करेगा, मूलधन वापस करेगा, और जो ब्याज है ब्याज भी चुकाएगा, ब्याज का इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा, ब्याज भी चुकाएगा, ठीक। बैंक देखता है कि जो ड्यू डेट है, पहले महीने पैसा नहीं आया, बैंक कहता है लगता कुछ गड़बड़ होगा, दूसरे महीने पैसा नहीं आया, बैंक फिर परेशान है, तीसरे महीने पैसा नहीं आया, बैंक फिर परेशान है। जब ड्यू डेट से 90 दिन बीत जाता है, 90 दिन अर्थात 3 मंथ, जब कोई लोन अपने ड्यू डेट के 3 मंथ तक वापस नहीं आता है, यानी 3 महीने तक न मूलधन का इंस्टॉलमेंट आ रहा है न ब्याज आ रहा है, तो जब कोई लोन अपने ड्यू डेट की, जब कोई लोन, ठीक, अपने ड्यू डेट की, समझना, जो वापसी का डेट है उस दिन से 3 महीने तक वापस नहीं आता है, 3 मंथ तक वापस नहीं आता है, तब बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है, बैंक उस लोन को क्या कर देता है, एनपीए घोषित कर देता है। यानी मान लीजिए बैंक ने किसी कारपोरेट को 500 करोड़, 1000 करोड़ कुछ भी दिया है, और जिस दिन से उसकी वापसी आनी शुरू होनी है वो वापस नहीं आ रहा है, तो 3 महीने इंतजार करेगा, अगर 3 महीने तक ये वापस नहीं आया तो बैंक कहता है कि ये पैसा हमारा क्या बन गया, एनपीए बन गया, ठीक, ठीक, क्या बन गया, एनपीए बन गया, ठीक। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखा है, नहीं, आरबीआई जब बैंकों को लोन देती है तो सिक्योरिटीज गिरवी रखवाती है, जब बैंक कारपोरेट को लोन लेते हैं, बड़े बड़े उद्योग और व्यापारियों को लोन देते हैं, तो सिर्फ उनकी साख पर दे देते हैं कि अच्छा एक कंपनी चल रही है, ये पैसा ले रहे हैं, बिजनेस करके चुका देंगे, तो कंपनी चल रही है, पैसा ले रहे हैं, बिजनेस करके चुका देंगे, ठीक ना, समझना। अब कई लोग पूछ रहे हैं एक्सेल ले सकता है, क्या क्या एक्सेल ले सकता है, आगे बढ़ाओ, तो 1 मिनट पढ़ोगे नहीं कर शास्त्री बन जाओगे। बैंक ने छोटा छोटा बात जानोगे, बैंक क्या करेगा तुम उस दिन से अगर 3 महीने तक ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है ना तो ब्याज आ रहा है, तो हम कहते हैं वह पैसा एनपीए बन गया, ठीक, वह पैसा, ठीक, एनपीए बन गया, वह पैसा डूब गया, समझ गए, वह पैसा क्या बन गया, डूब गया, वह पैसा एनपीए बन गया, ठीक, समझ गए, वह पैसा एनपीए बन गया। अब देखना बात, अच्छा थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैं आपके कमेंट बॉक्स को इग्नोर करने जा रहा हूं, ठीक ना, नहीं तो फिर आप लोग ऐसा ऐसा सवाल डाल रहे हो कि फिर पढ़ाई नहीं पाओगे, टॉपिक बुरा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वह पैसा क्या बन गया, एनपीए बन गया। कुल मिलाजुला करके बात यह है कि ये कोई बैंक ने, कुल मिलाजुला करके बात यह है कि बैंक ने लोन दिया, मान लीजिए किसी कारपोरेट को लोन दिया, और लोन
का जो ड्यू डेट है, लोन की वापसी की जो तारीख है, उस तारीख से 3 महीने तक, 3 मंथ तक, 90 दिन तक अगर वापस नहीं आया तो यही लोन एनपीए बन जाता है। यही लोन एनपीए बन जाता है। अब यही लोन एनपीए बन जाता है। 90 दिन तक वापस नहीं आया, ठीक, तो यही लोन एनपीए बन जाता है। इसी को हमने स्क्रीन पर लिखा है, मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं थोड़ी देर। इसी को मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। परिभाषा क्या लिखी है मैंने कि बैंक ने कोई लोन दिया है और ड्यू डेट के 90 दिन तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हो पाता तो वह लोन एनपीए बन जाता है। वह लोन क्या बन जाता है? एनपीए बन जाता है। वह लोन एनपीए बन जाता है। ठीक, 90 दिन के बाद तक, यानी 3 महीने तक नहीं आता है तो 90वें दिन क्या हो जाता है? वह लोन एनपीए हो जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? वह लोन क्या बन गया? एनपीए बन गया। और फिर से एक बार सुन ले, मैं आपके कमेंट बॉक्स को थोड़ी देर इग्नोर करूंगा नहीं तो इस क्लास में बिखरा हुआ जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर ध्यान से पढ़िए, आलतू फालतू की बात नहीं होनी। ठीक, अच्छा दैया कह रहा है मुझे आज समझ में नहीं आ रहा। अब इसके बाद तो मैं अपना सीना फाड़ के ही दिखा सकता। बस इतनी सी बात है, बैंक ने लोन दिया। अच्छा है, समझना, बस इतनी सी बात है, बैंक ने लोन दिया। बैंक ने क्या दिया? लोन दिया। बैंक ने किसी को लोन दिया और कहा कि 1 मई को पहली किस्त भी आ जाएगी मूलधन की और पहला ब्याज भी आ जाएगा। न 1 मई को आया, न जून में आया, न जुलाई में आया, बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देगा। अब इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक, समझ में आ गई बात? बैंक ने लोन दिया, जिस दिन आना था उसके 90 दिन तक नहीं आया, ठीक, तो वो क्या बन गया? एनपीए बन गया। बहुत कठिन है इकोनॉमी का टॉपिक एनपीए, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक, अब आ गई बात, लोन एनपीए बन गया। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी बैंक का लोन एनपीए बन गया, तो बैंक के पास एक बही खाता होता है। बैंक के पास बही खाता होता है, बैंक के पास एक किताब होती है जिसे बैंक का बही खाता कहते हैं, बैंक का बैलेंस शीट कहते हैं। उसके पन्ने में पर बैंक ने जिसको लोन दिया है लिखा है कि हमने इतना पैसा लोन दिया है, 3 महीने तक नहीं आया, तो अब बैंक अपने दूसरे पन्ने पर लिखेगा कि हमारा जो लोन था वो क्या बन गया? एनपीए बन गया। समझना बात को? ठीक, क्या? एनपीए बन गया। अब जो बैंक का पैसा एनपीए बन गया, अब जिसको उधारी दिया वो नहीं दिया, 90 दिन बाद बैंक ने कह दिया एनपीए बन गया। अब बैंक वाला 12 महीने तक दौड़ भाग करेगा, भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो, एनपीए बन गया, एनपीए बन गया, दे दो, दे दो। मान लीजिए तो इसने 12 महीने तक भाग दौड़ किया और नहीं मिला, तो अब जो एनपीए का पैसा था उसे ही बैंक कहता है ये हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स है। हिंदी में भी यही लिखना है, ये हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स है। मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया था 500 करोड़ और 500 करोड़ नहीं वापस आया तो बन गया क्या? एनपीए। 3 महीने नहीं वापस आया तो एनपीए बन गया। फिर 12 महीने बैंक वाला दौड़ भाग करेगा, उसके 12 महीने बाद नहीं आया, यानी जिस दिन एनपीए बना है, जिस दिन बैंक ने अपने खाते में लिखा एनपीए बना है, समझ में आ गई बात? उससे 12 महीने जोड़ा जाएगा। तो जब 12 महीने तक बाद नहीं आया तो बैंक कहेगा कि ये तो हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया। ठीक, क्या बन गया? ये तो हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया। ठीक, क्या बन गया? सब स्टैंडर्ड एसेट्स बन गया। और एक बात याद रखिएगा, साइंस टेक और इकोनॉमी में कुछ शब्द टर्म के जो अंग्रेजी में ही होते हैं उनको आपको अंग्रेजी में ही लिखना है। ठीक, अब इसी सब स्टैंडर्ड एसेट्स को मैं अंग्रेजी में सब स्टैंडर्ड एसेट्स ही लिखूं, हिंदी में सब स्टैंडर्ड एसेट्स ही लिखूंगा। ठीक ना, समझना बात को? अब मान लीजिए 12 महीने तक एनपीए रहा, एनपीए बन गया। अब एनपीए बनने से 12 महीने बाद उसी पैसे को बैंक क्या कहेगा? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब क्या है? बैंक अपने लोन को क्या कर रहा है? एसेट्स कर रहा है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब थोड़ी अच्छी संपत्ति अभी हो गई, गड़बड़ मामला हो सकता है। ठीक, समझ गए? गड़बड़ मामला हो सकता है। उसके बाद पुनः जब सब स्टैंडर्ड, अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर एनपीए की भरपाई कैसे होगी, तभी बताऊंगा ना कैसे होगी, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। क्लास बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, प्लीज टॉपिक पर रहिए। अभी लोग कुछ लोग पूछ रहे हैं सर भरपाई कैसे होगी, तभी बताऊंगा ना भरपाई कैसे होगी। समझना, हिना कह रही है अंग्रेजी में लिख सकते हैं, सारे टर्म अंग्रेजी में लिखना है इकोनॉमी के। तो 12 महीने नहीं आया तो क्या हो गया? सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया। ठीक, अब बैंक अपने बही खाते के तीसरे पेज पर जाएगा और कहेगा ये हमारा, अब एनपीए कर देगा, कहेगा ये पैसा हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया। चलो भैया, अब जिस दिन सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया उसके बाद 12 महीने और प्रयास करेगा, 1 साल और प्रयास करेगा, और 1 साल और प्रयास किया फिर भी पैसा नहीं मिला है, दूसरे पैसे को कहेगा कि अब ये हमारा क्या हो गया? डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स मतलब संशय आ गया कि आएगा कि नहीं आएगा, शक होने लगा बैंक वाले, लगता है पैसा डूब जाए। ठीक, लगता है पैसा डूब जाए, या क्या हो गया? सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट हो गया। कहते हैं आप लोग कि हम डाउटफुल है, काम ये करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, ठीक, काम ये करेगा कि नहीं करेगा, ये क्या हो गया? डाउटफुल एसेट्स। समझ में आ गई बात? यानी एनपीए बना, उसके बाद 12 महीने दौड़ा, नहीं पैसा आया तो क्या हो गया? सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया। फिर 12 महीने दौड़ा, नहीं पैसा मिला तो क्या हो गया? डाउटफुल एसेट्स हो गया। डाउटफुल मतलब शक हो रहा है, अभी सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता। डाउटफुल का मतलब समझ गए? आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक, अब जब डाउटफुल एसेट्स हो जाएगा तब बैंक फिर 12 महीने दौड़ भाग करेगा कि भैया डाउटफुल हो गया है, कुछ दे दो, कुछ दे दो, सिफारिश करेगा, चिरौरी विनती करेगा, प्रयास करेगा। मान लीजिए डाउटफुल एसेट्स बन चुका है और उसके 12 महीने तक भी पैसा नहीं आया। ठीक, समझना, अभी आशा बनी हुई है, अभी डाउटफुल एसेट्स से आशा बनी हुई है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। लेकिन कोई संपत्ति डाउटफुल एसेट्स बन गई, उसके बाद पुनः 12 महीने तक बैंक भाग दौड़ करेगा, और उसके 12 महीने तक जब पैसा वापस नहीं आता है तो बैंक कहता है ये हमारा लॉस मेकिंग एसेट्स है, या हमारी डूब गई संपत्ति है, या पैसा हमारा डूब गया, बर्बाद हो गया। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गई बात? यानी बात कुछ यूं है, बात कुछ यूं है
बात कुछ यूं है, ये बड़े जटिल चीज को किताब में मूड़ी पटक पटक करके पढ़िए, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। इसको हम बहुत धैर्य और धीरे से आपको समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, किताब में मूड़ी पटक पटक करके पढ़िए, ये याद नहीं होगा। ये सब चीजें हम ही समझा पाते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी कोई पैसा क्या बन गया है? कोई पैसा बन गया है एनपीए। कोई पैसा बन गया है एनपीए। एनपीए बनने के बाद बन गया एनपीए, उसके बाद 12 महीने तक प्रयास कर रहा है, यानी 1 ईयर प्रयास कर रहा है। एनपीए बनने के बाद 1 ईयर तक प्रयास कर रहा है और पैसा नहीं आया, तो इसे खाते में लिखेगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ये कहेगा स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे एसेट्स है, क्योंकि अभी भी इसके आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद भी 12 महीने फिर दौड़ भाग रहा है, 1 ईयर फिर दौड़ भाग रहा है, नहीं आया, कहेगा अब हमको शक हो रहा है भैया, अब ना आएगा, लगता है डूब जाएगा। ठीक, लगता है डूब जाएगा, तो इसको कहता है डाउटफुल एसेट्स। यानी लगता है डूब जाएगा, लेकिन फिर भी मन के कोने में कहता नहीं, आ भी सकता है, आ भी सकता है, आ भी सकता है। ठीक, आ भी सकता है, आ भी सकता है। फिर 12 महीना इसी आशा में, यानी 1 साल फिर इसी आशा में प्रयास करेगा, अब नहीं आएगा तो कहेगा गई भैंस पानी में। ठीक, यानी ये क्या बन गया? लॉस मेकिंग एसेट्स बन गया, पूरा डूब गया पैसा। ठीक ठीक, 12 महीने बाद सब स्टैंडर्ड एसेट एनपीए बनने के, उसके बाद डाउटफुल एसेट बन गया, उसके बाद लॉस मेकिंग एसेट बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेरा दावा है कोई इन चीजों को किताब से पढ़ करके समझ करके याद करके दिखाए तुम लोगों में से। हो गया? ठीक, बस आपको अधिक हो गया, खत्म हो जाए। 14 में कहा आरबीआई ने बैंकों से, ठीक, दो बैंकों से आरबीआई ने जितने बैंक से कहा, ठीक, कि तुम्हारा ड्यू डेट जो है, बैंक से कहा कि तुमने लोन दिया है, बैंक से कहा कि तुमने लोन दिया है, लोन के ड्यू डेट का इंतजार कर रहे हो। ठीक, तो ड्यू डेट का तुम इंतजार कर रहे हो तो पहले महीने से ही सजग हो जाओ। 3 महीने बाद तो तुम एनपीए लिखते हो। अगर कोई पैसा ड्यू डेट के पहले महीने ही ना वापस आए, यानी फर्स्ट मंथ अर्थात 30 डेज में पहले ही महीने वापस ना आए, तो इसे अपने बही खाते में, अपने बैलेंस शीट में इसे तुरंत अलग लिखो और इसे लिखो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, विशेष उल्लिखित खाता जीरो। फिर अगर दूसरे महीने ना आए, सेकेंड मंथ भी ना आए, तब इसे लिखो स्पेशल मेंशन। इसको ऐसे करते हैं, जगह कम पड़ गई। सुनो, 2014 में 2014 में सुनना, 2014 में आरबीआई ने एक विशेष व्यवस्था शुरू, आरबीआई ने शुरू किया विशेष उल्लेखित खाता। विशेष उल्लेखित खाता, उल्लेखित खाता, ठीक, विशेष उल्लेखित खाता, इसे कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। मेंशन अकाउंट, विशेष उल्लेखित खाता, आरबीआई ने शुरू किया विशेष उल्लेखित खाता, स्पेशल मेंशन अकाउंट। यह व्यवस्था आरबीआई 2014 से लाई। आरबीआई इस व्यवस्था में कहती है, स्पेशल मेंशन अकाउंट किस व्यवस्था में कहती है? बैंक से कहती है कि भैया बैंक, ठीक, आपने लोन दिया है, आपने क्या दिया है? लोन दिया है किसी कॉर्पोरेट को, कॉर्पोरेट को, ठीक, तो आप ड्यू डेट के बीतने के 3 महीने बाद क्यों एक्टिव होते हैं? ठीक, 3 महीने बाद क्यों एक्टिव होते हैं? वो कह रहा है कि आपका लोन इस कॉर्पोरेट से यदि ड्यू डेट के, ठीक, पहले महीने ही वापस ना आए, यानी फर्स्ट मंथ ही वापस ना आए, फर्स्ट मंथ ही वापस ना आए, तो इस लोन को आप अपने बैलेंस शीट में जो लोन में दिखा रहे हो, आप दिखाओ कि यह हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो है। अगर दूसरे महीने ना वापस आए, सेकेंड मंथ ना वापस आए, तो आप दिखाओ कि यह हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 है। अगर तीसरे महीने यानी 90वें दिन तक वापस ना आए, अब यहाँ पहले महीने मतलब जिस दिन ड्यू डेट को आना है, फर्स्ट मंथ मतलब 0 से 30 दिन के भीतर नहीं आया, तभी तो 1 महीना हुआ, तो आप दिखा दिए स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। दूसरा महीना मतलब 31 से 60वें दिन तक के भीतर नहीं आया है, तो आपने दिखा दिया स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर कोई पैसा तीसरे महीने मतलब 61वें दिन से 90वें दिन तक नहीं आया है, तो तीसरे महीने नहीं आया है, यानी 61 से 90 दिन के बीच नहीं आया, तो आप दिखाएंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। और जब 60 से 90 दिन बीत गया, तो आपने दिखाया स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अब जो 90वां से 91वां दिन आएगा, यानी 3 महीना जो बीत गया, 3 मंथ जो बीत गया, त्यों आपको दिखाना होगा एनपीए, त्यों आपको बताना होगा एनपीए। समझ में आ गई बात? इसको कुछ यूं देखते हैं हम, समझना। 2014 में आरबीआई व्यवस्था लाती है स्पेशल मेंशन अकाउंट, विशेष उल्लेखित खाता, और 2014 में कहती है कि आप लोग पहले ही महीने से एक्टिव हो जाइए। ठीक, पहले ही महीने एक्टिव हो जाइए। ठीक, तो कहती है आरबीआई पहले महीने एक्टिव हो जाइए, और पहले महीने यानी ड्यू डेट से 30 दिन तक यदि पैसा वापस नहीं आया है, जिसको अपने खाते में लिखिए स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। ठीक, उसके बाद 30 दिन तक नहीं आया, 30वें दिन क्या लिखिए? स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। 30 के बाद 31 से 60 दिन तक पैसा नहीं आया, तो 60वें दिन क्या लिखिए? स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर 60 से 90 दिन तक पैसा नहीं आया, तो 90वें दिन तक क्या लिखिए? स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। उसके बाद ठीक 91वां दिन जब आता है, तब उसी पैसों को क्या लिखिए? एनपीए। और इसके बाद एनपीए बनने के बाद, समझना, एनपीए बनने के बाद पुनः 12 महीने तक पैसा नहीं आया, तो क्या लिखिए? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। फिर 12 महीने तक पैसा नहीं आया, तो क्या लिखिए? डाउटफुल एसेट्स। फिर 12 महीने तक पैसा नहीं आया, तो लॉस मेकिंग एसेट्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक, अब अगर सबको एक में मिला दें, तो आप लोग मुझे बताओ, सबको एक में मिला दें, ठीक, बताओ।
लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को इकोनॉमी समझ, बड़े बच्चे कहते हैं कि सर इकोनॉमी समझ में नहीं आती है। मैं ऑफलाइन क्लास में आज ही एनपीए पढ़ा रहा था। अच्छा, आज ऑफलाइन में भी एनपीए पढ़ाया हूँ, 3 बार समझा रहा था। तब कह रहे सर कठिन है ना 3, तो मैंने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई 2026 में एग्जाम देगा, 27 में एग्जाम देगा, सब वो समझ जाते हैं। सब हंस रहे थे, बोले थे आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने छोटे बच्चों का ज्यादा पछ लेते हैं, वो सब आपके ज्यादा लाडले हैं। ठीक, मैंने कहा ना ना, सब छोटे छोटे समझ लेते हैं सब। कुछ यूं मान लो अगर हम अपने से बनाए पूरा सीक्वेंस, चलो ठीक है तू लोग अब बताओगे। तो आज मुझसे बच्चे लड़ाई कर रहे थे, ठीक, ऑफलाइन वाले। मैंने कहा तुम उनको भी बैंकिंग के कहा छोटा छोटा बच्चा किसी 26 में देना, किसी 27 में देना है। ठीक, समझ में आ गई बात नहीं? मैं बोला तो सबर नहीं, आप अपने छोटे बच्चों का पक्ष लेते हैं, छोटे बच्चे कैसे समझेंगे? तो हमने कहा अच्छा, बिना करिए एग्जाम में लिख सकते हैं, इसमें एकदम लिख सकते हैं, नहीं बेचारे वो दुखी हो जाएंगे। जा रहे हैं, तुम लोग कहते हो कि ठीक, लेकिन ये बात झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ। बैंक ने, मान लीजिए बैंक ने लोन दिया है, किसको? कारपोरेट को। कारपोरेट को क्या दिया है? बैंक ने लोन दिया है। अब सब एक में सेट कर रहे हैं। अब तुम लोग मुझे बताओगे ड्यू डेट है, ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट था, इस ड्यू डेट से मान लो, ठीक, इस ड्यू डेट से 30 दिन तक नहीं आया तो क्या कहोगे? क्या कहेगा बैंक अपने बैलेंस शीट में? स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो कहेगा ना? बताओ तुम लोग, अभी तुम लोग ही बताओ। ठीक, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। अब तुम लोग बताओ। ठीक, 31 से 60 दिन तक, चलो भाई 31 से 60 दिन तक नहीं आया तो बैंक इसे क्या लिखेगा? स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 लिखेगा ना? वाह वाह वाह, मैं तुम लोगों का देख के लिख रहा हूँ, तुम लोग का देख के लिख रहा हूँ। वाह, सब सही लिख रहे हैं, शाबाश शाबाश, सबको गिफ्ट मिलेगा। और फिर मान लीजिए 60 से 90 दिनों तक नहीं आया तो बैंक इसे क्या लिखेगा? 90वें दिन तक स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, यही लिखेगा ना? ठीक, फिर 91वें दिन, ठीक 91वें दिन, 90 दिन तो है, 90 दिन तक क्या लिखेगा? स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। आफ्टर 90 डेज, यानी 90 दिन, 90 डेज के बाद क्या लिखेगा इसको? एनपीए लिखेगा ना? क्या लिखेगा इसको? एनपीए। अब बताओ एनपीए बनने के 1 साल यानी 12 महीने तक दौड़ेगा तो क्या लिखेगा? एनपीए के बाद 1 साल तक दौड़ेगा तो क्या लिखेगा? बताया जा जल्दी जल्दी जल्दी, देखे कौन बढ़िया बताता है, उसके लिए एकदम गिफ्ट में भेज ही रहा हूं तुरंत। ठीक, बता बता बता, वाह 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 वाह, बता दो लोग जल्दी बता। हाँ, वारे आज रोहित रोहिता छक्का मार रहा है, क्या बात है, बच्चा पढ़ने, बस सारे बता दिए, शाबाश जिंदाबाद, जबरदस्त, वाह 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 वाह, ये होता है क्लास, ये होती है पढ़ाई। वाह, तो एनपीए 12 महीने तक मेहनत करेगा, 12 मंथ तक, क्या कहेगा कि हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट्स है। फिर मेहनत करेगा 12 महीने, फिर 12 महीने मेहनत करेगा। तू लोग तो सब बता दिया, मैं झूठ मूठ का बता दिया। तो फिर कहेगा, भी फिर कहेगा कि हमारा क्या है? शक हो रहा है, डाउटफुल एसेट्स है, ये हमारा क्या है? डाउटफुल एसेट्स है। फिर 12 महीने बेचारा दौड़ भाग करेगा, फिर 12 महीने दौड़ भाग करेगा। अब नहीं आया तो कहेगा गया गया पैसा, तो क्या कहेगा? ये हमारा लॉस मेकिंग एसेट्स है। क्या कहेगा? वाह वाह, तू लोग तो सब बता दिया, मैं झूठे गुस्सा कर रहा था, तुम लोग तो अब इसमें कई लोग किताब पूछ रहा है, किताब में कहा, अरे सब नहीं समझ में आता किताब से, इकोनॉमी किसी से पढ़ी जाती है, इकोनॉमी ऐसा विषय है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब अपने समझ में आती है, इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है। ए भैया, तू लोग तो छक्के पर छक्का मार मेकिंग एसेट्स, पता बढ़ती है ऐसा, मुझे तो नहीं पता है। चलो, बैंक का एनपीए बन गया। अब ये एनपीए बना क्यों? एनपीए बना क्यों? ठीक, यानी बैंक का पैसा गया वापस नहीं आया, ये खुशी कर रही है, इतना तारीफ नहीं कीजिए, हजम नहीं हो रहा। नहीं अच्छा तारीफ कराओ, सच में कराओ, मुझे उम्मीद नहीं थी, तू तो सब छुपा रिश्ता निकला। हाँ, वाह वाह भैया, अब आएगा हमेशा। ठीक, ठीक, स्पेशल मेंशन अकाउंट की व्यवस्था 2014 में लाई गई थी, समझ गए? तो यहां तक हो गया। अब ये है कि एनपीए, अब सीधी भाषा अगर आपसे कोई कहा जाए, अब तकनीकी छोड़िए, सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि एनपीए क्या है। एनपीए मतलब बैंक ने उधारी दिया था, कर्जा दिया था, बैंक ने कर्जा दिया था, कर्जा वापस नहीं आया। ठीक, ठीक, समझ में आ गई बात? कर्जा वापस नहीं आया, नहीं आया तो क्या बन गया? एनपीए बन गया। ठीक, अगर सीधी भाषा में एकदम, अगर मान लो कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, कोई मजदूर आपसे पूछे कि सुनो सुनो सुनो, कोई पूछे सुनो भैया पढ़ने लिखने वाले हो, तो आप कहोगे हाँ भैया, बोले बोले एनपीए, एनपीए क्या है? देखो हम अखबार में भी लिखा हुआ है एक जगह, एनपीए क्या है? एनपीए, आप उससे क्या कहोगे? अरे चाचा, बैंक ने जो उधार दिया, लोन दिया किसी को, और वो लोन वापस ही नहीं आया, वो बन गया एनपीए। सीधी भाषा में यही कहते हैं। हाँ, संजू लिख रहा है बैंक ने कर्जा दिया और डूब गया। ठीक, समझ गए? लोन वापस नहीं आया, एनपीए। अब ये जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये भारतीय बैंकिंग की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत अच्छा समस्या है, बहुत जो। अब तो थोड़ा सा पिछले 2 साल में एनपीए कम हुआ है, 2014 से 2017-18 तक आते आते 2014 से 2017 तक विशेष करके एनपीए तो बना 2013 तक सबसे ज्यादा, 2009 से 2013 के बीच सबसे ज्यादा बना, और 15-16 आते आते लगा कि पूरा भारत का बैंक डूब जाएगा। ठीक, पूरा भारत का बैंक डूब, यानी आखिर एनपीए बना क्यों? ठीक, माधवी पहली बार लाइव क्लास की हो, स्वागत है बिटिया। ठीक ना, आ जाओ।
ये क्लास याद रखना, जो लोग आर्थिक चिंतन को विकसित करने की क्लास है, अर्थव्यवस्था को समझने की क्लास है। आप लोगों में से आप लोगों को इस इंटरव्यू में वो तो कर लोगे, वो तो आशीर्वाद है हमारा, तो ऐसा पढ़ा देंगे तो कर ही लोगे। ठीक, ये क्लास एक संस्कार युक्त, जिम्मेदारी से युक्त पीढ़ी के गढ़ने की क्लास है। समझ में आ गई बात? और याद रखना, संस्कारहीन पीढ़ी सभ्यता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होती है। से युक्त पीढ़ी सकारात्मकता से युक्त हो गए। चलो ठीक, आ जाओ। ठीक, अच्छा बोर्ड के कलर पर ध्यान देना। चल भाई कल से चेंज कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, ये हो गया। अब सवाल उठता है ये एनपीए बनता क्यों है? एनपीए बनता क्यों है? कहां से बना एनपीए? एनपीए होने का कारण क्या है? ठीक, एनपीए बनने का कारण क्या है? ठीक ठीक, एनपीए बनने का कारण क्या है? ध्यान से देखना। एनपीए होने के कई कारण है। एनपीए होने का पहला कारण है, एक कारण है खराब ऋण प्रथाएं। कहोगे खराब ऋण प्रथाएं क्या? और तो आप लोग पूछेंगे अच्छी ऋण प्रथाएं क्या होती है? ठीक, अच्छी ऋण प्रथाएं क्या होती है? एक एक लाइन में बस लिखना है, लिखा हुआ मैं दे दिया हूं, बस आप लोगों को समझाता हूं कि आखिर ये खराब ऋण प्रथाएं है क्या। ठीक ठीक, ये खराब ऋण प्रथाएं है क्या? खराब ऋण प्रथाओं का मतलब होता है कि देखो, तो खराब ऋण प्रथाएं है तो अच्छी ऋण प्रथाएं क्या है? अच्छी ऋण प्रथाओं का मतलब ये होता है कि बैंक जब किसी भी कंपनी को, उद्योगपति को, किसी को लोन दे तो उसके व्यवसाय की जांच करे, उसका धंधा प्रॉफिट में चल रहा है कि घाटे में चल रहा है, वो जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी जांच करे, जो बिजनेस आइडिया दे रहा है उस बिजनेस आइडिया पर आश्वस्त हो, और इन सब पर आश्वस्त हो तब उसको लोन दे। ये होती है अच्छी ऋण प्रथाएं। खराब ऋण प्रथाएं क्या है कि बैंक के पास आ गया कोई लोन मांगने, बैंक वालों ने उससे घूस ले लिया, बैंक वालों के पास किसी नेता का फोन आ गया, बैंक वाले का, बैंक का कोई बड़ा अधिकारी खुद ही कर्ज लेने वाले से मिल गया कि ठीक हम तुम्हारा कर्जा सेक्शन करा दे रहे हैं, कुछ हिस्सा हमको भी दे देना। मिनिस्ट्री से फोन आ गया, दबाव पड़ गया, लोन दे दिए। क्लियर हो गया ना? इसको कहते हैं खराब ऋण प्रथाएं। अर्थात जिसको आप कर्ज दे रहे हो उसके आर्थिक स्थिति का, उसके आर्थिक प्लान का, उसके फ्यूचर बिजनेस प्लान का, उसके जो पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड है, बिना इन सबको देखे हुए जब लोन दे देते हो तो उसे कहते हैं खराब ऋण प्रथाएं। समझ में आ गई बात? तो ढेर सारे बड़े लोगों को बैंकों ने लोन दिया, ढेर सारे बड़े लोगों को बैंकों ने लोन दिया, उनको लोन नहीं मिलना चाहिए था। मान लिया आपने पुराना ऋण चुकाया ही नहीं था कि नया ऋण मिल गया। नियम क्या है कि पुराना ऋण चुकाओ तब नया ऋण लो। एसबीआई से पुराना कर्ज लिया था, उसको चुकाया नहीं था, फिर भी मिल गया उसको 8,000 करोड़ कर्ज। तो क्या है? खराब ऋण प्रथा है। तुम कह रहे हैं कि उदाहरण बताओ, तो मान लिया जी उदाहरण है, मान लिया जी उदाहरण है, पहला कर्जा चुकाया नहीं था, दूसरा मिल गया, ये खराब ऋण प्रथा है। आपको कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, बैंक से कह रहे हैं कि 200 करोड़ लोन दो। बैंक को देखना होगा ना कि आपने पहले कोई बिजनेस किया है कि नहीं किया, आपने कोई लोन लिया है कि नहीं लिया है। या चलिए भाई आपने बिजनेस नहीं किया, लोन नहीं लिया, नए बिजनेसमैन है, तो आपका आइडिया तो देखना चाहिए। आपका आइडिया क्या है, आपकी योजना क्या है। आप चले गए किसी मंत्री जी के पास, किसी ताकतवर व्यक्ति के पास, किसी बड़े अधिकारी के पास, सीनियर आईएएस के पास, उसके दबाव में आके बैंक ने लोन दे दिया, ये खराब ऋण प्रथा है। कई बार बैंक खुद लोन लेने से मिल जाते हैं, बैंक का बड़ा अधिकारी लोन मिल जाएगा, बड़ा अधिकारी कहता है तुमको हम 200 करोड़ सेक्शन करवा दे रहे हैं, धंधा शुरू करो, उसमें 10% पार्टनर हमारी पत्नी को भी बना लेना। ये सब खराब ऋण प्रथा है। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात? ये सब खराब ऋण प्रथाएं हैं। तो एनपीए बनने का एक बड़ा कारण, एक कारण है खराब ऋण प्रथाएं। ठीक, दूसरा भारत में कारण है अर्थव्यवस्था में मंदी। सुनना, एक बात समझ आते हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था में मंदी। अब एक चीज मैं समझाता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो सबसे तेज ग्रो की वो 2005 के दौर में कर रही थी। कैसे बताता हूं। ठीक, देखो ये हमारी अर्थव्यवस्था है, ये इकोनॉमी है। 1991 के आर्थिक सुधार लाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक, इनका भी असर शुरू हुआ। हमारे यहां प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, निजीकरण, इसका भी असर हुआ। हमारे यहाँ रोड पर बहुत तेजी से काम हुआ, हमारे यहाँ इंफ्रा पर काम शुरू हुआ 2000 के पास आते आते। वाजपेयी 2000 में सड़क परियोजना लेकर इन पर भी काम शुरू हुआ। ठीक, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, यानी ग्लोबल इकोनॉमी में, विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही थी। तो ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही थी। ठीक, इसका प्रॉफिट भारत को मिल रहा था। ठीक, प्रॉफिट ये मिल रहा था कि एक तरफ भारत में निवेश आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, ढेर सारे व्यापारी उद्योगपति भारत में आ रहे थे निवेश करने, तो दूसरी तरफ भारत से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे थे, निर्यात भी बढ़ रहे थे। ठीक, तीसरा कारण ये है कि 2000 के बाद को ही ठीक ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा। अब तो पूरा दिख रहा है, देखो कितना गर्मी पड़ रही है। जब 2000 के बाद से ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा, पूरी दुनिया में चर्चा चलने लगी कि भविष्य पेट्रोलियम का तो नहीं होगा, इस धरती को बचाना है तो धीरे धीरे हमें पेट्रोलियम का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में जो खाड़ी देश थे, जो पेट्रोल उत्पादन करने वाले, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, इराक इत्यादि हैं, इन लोगों ने सोचा कि अभी विश्व अर्थव्यवस्था में उछाल है, पूरा अमेरिका, यूरोप भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना भी बढ़ रहा है, भारत भी एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो जब भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरा, चीन एक नई शक्ति के रूप में उभरा, दुनिया की अर्थव्यवस्था जब उछली, तो उसी समय पेट्रोलियम की डिमांड बहुत बढ़ी। तो खाड़ी देशों का पेट्रोलियम खूब बिका, और जब खाड़ी के देशों का पेट्रोलियम खूब बिका तो उनके पास खूब पैसा आया।
उन्होंने सोचा कि आज तो पैसा आ रहा है लेकिन आज के 40 साल बाद नहीं आएगा। तो उन्होंने सोचा हम क्यों ना अपनी अर्थव्यवस्था को किसी और सेक्टर में शिफ्ट करें। तो अब उस दुबई के मरुस्थल में गेहूं चावल की खेती नहीं होगी। शेख लोग बहुत पढ़े लिखे होते नहीं, वहां साइंस टेक का कोई रिसर्च है नहीं, तेल के कुएं मिल गए हैं, पैसा आ रहा है, डॉलर में ऐसी कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इकोनॉमी को टूरिज्म पर शिफ्ट कर दें। हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर दें, टूरिज्म पर शिफ्ट कर दें। इसी दौर में बुर्ज खलीफा बनना शुरू हुआ, दुबई बनना शुरू हुआ, समुद्र के किनारे बीच बनाने लगे, होटल बनाने लगे। आज के 20 साल पहले कोई घूमने के लिए दुबई नहीं जाता था, आज लोग घूमने के लिए दुबई जाते हैं, क्योंकि इन देशों ने कहा हम अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म पर शिफ्ट करेंगे। तो इन देशों में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, बहुत सारा निर्माण का काम शुरू। और जब इन देशों में भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, भारी मात्रा में निर्माण का काम शुरू हुआ, तो इन देशों में जरूरत महसूस की गई लेबर की, श्रमिक की। यानी इन देशों में लेबर बहुत भारी मात्रा में डिमांड हुआ। इन खाड़ी देशों ने छड़ सीमेंट तो चीन से लिया, लेकिन लेबर खूब भारत से मंगवाई। भारत के आप यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु देखोगे भर भर के लेबर खाड़ी देशों में गए। तो जब ये लेबर खाड़ी देश में गया ना, हमारा ये लेबर जब खाड़ी देश में गया, हमारा जो लेबर खाड़ी देश में गया, कहाँ गया है, खाड़ी देश में। तो खाड़ी देश से खूब देश में पैसा भेज रहा है, विदेशी मुद्रा भेज रहा है। इन सबका परिणाम ये था कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर गई, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर गई, बहुत तेजी से बढ़ गई। 2005-6 का दौर है जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज थी, ठीक। और जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर गई, यानी हमको दिख क्या रहा है इन सब कारणों से 2005-6 आते आते बहुत तेजी से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक। इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। और जब इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी, तो जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो याद रखना देश में डिमांड बढ़ती है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। यानी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है तो ढेर सारे लोग ऑटोमोबाइल खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। तो बाइक इंडस्ट्री, स्कूटी इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इन्वेस्ट करेंगे। इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो ढेर सारे लोग पास पैसा आएगा तो घर बनवाएंगे, तो सीमेंट इंडस्ट्री, छड़ इंडस्ट्री, पेंट की इंडस्ट्री, घर में फाटक लगाओगे, दरवाजे की इंडस्ट्री, बिजली की इंडस्ट्री, ढेर सारे लोग पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टेलीविजन खरीदेंगे तो ढेर सारी इंडस्ट्री चलने लगती है। ये सब बढ़ने लगती है। मोबाइल फोन की इंडस्ट्री बढ़ेगी, टीवी की इंडस्ट्री बढ़ेगी, एसी की इंडस्ट्री बढ़ेगी, फ्रिज की इंडस्ट्री बढ़ेगी, कार, ऑटोमोबाइल सबकी इंडस्ट्री बढ़ेगी। बिजली की ज्यादा डिमांड हो जाएगी अब देश में, इलेक्ट्रिक पावर की इंडस्ट्री बढ़ेगी, सड़क की ज्यादा डिमांड हो जाएगी, सड़क की इंडस्ट्री बढ़ेगी। यानी जब इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी तो इंडियन इकोनॉमी के हर सेक्टर में डिमांड थी, हर सेक्टर में डिमांड बढ़ी थी, डिमांड बढ़ रही थी। चाहे कोई भी सेक्टर हो, डिमांड बढ़ेगी, समझना बात को। अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला है, महिंद्रा साहब कहेंगे 2 इंडस्ट्री और लगाओ, बजाज कहेंगे एक और लगाओ, वीडियोकॉन कहेगा कि टेलीविजन बिकने वाला और लगाओ, ठीक। तो एलजी वाला कहेगा एसी बिकने वाला और लगाओ, फ्रिज लगाओ, समझना बात को। यानी हर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही थी। जब हर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही थी तो भारत में कंपनियां जो हैं, भारत के जो कॉर्पोरेट हैं, ये भारत के जो कॉर्पोरेट हैं, ये भारत में क्या है, कंपनीज कहो या कॉर्पोरेट कहो, ठीक। भारत में जो कंपनीज हैं, जो भारत में कंपनीज हैं, या कॉर्पोरेट ही कहते हैं, कॉर्पोरेट अच्छा लगता है। भारत के जो कॉर्पोरेट हैं, ठीक, इंडियन जो कॉर्पोरेट हैं, या तेजी से निवेश कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तेजी से क्या कर रहे थे, निवेश कर। यानी कुछ यूं देखा जाए तो हम देख क्या रहे हैं, कुछ यूं देखा जाए तो हम देख क्या रहे हैं, समझना हमारी बात को। हम देख क्या रहे हैं कि पूरे देश में, ये हमारे देश की इकोनॉमी है, ये हमारे देश की इकोनॉमी है, ये हमारे देश की इकोनॉमी है, और ये बढ़ रही है, ये ग्रोइंग है, ये ग्रोइंग है। जब ये इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमारे देश की जो कॉर्पोरेट हैं, हमारे देश का जो कॉर्पोरेट है, एक कॉर्पोरेट है, या इस ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है, या इस ग्रोइंग इकोनॉमी में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, समझना बात को। अब जब कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बैंक भी बहुत खुश है। बैंक कर रहा है, अरे बाप रे बाप, कंपनियां खूब पैसा लगा रही हैं, खूब इकोनॉमी ग्रोइंग हो रही है, भविष्य में टीवी खूब बिकने वाला है, फ्रिज खूब बिकने वाला है, कूलर खूब बिकने वाला है, कपड़ा खूब बिकने वाला है, गाड़ी खूब बिकने वाली है, सड़कें खूब बिकने वाली है, समझना बात को, समझना, ठीक ठीक। तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो बैंक हैं, जो हमारे बैंक हैं, ये भी बहुत खुश हैं। ये बैंक भर भर करके कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं। बैंक क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ठीक। यानी 2005-6 के का जो दौर है, ठीक, खूब निवेश हो रहा है, 2005 में हो रहा है, 2006 में हो रहा है, 2007 में हो रहा है, ऐसे निवेश हो रहा है। यानी 2005-6 से ही भर भर के निवेश हो रहा है, कॉर्पोरेट भी इकोनॉमी ग्रोइंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बैंक भी निवेश कर रहे हैं। तो 2008-9 तक तो जितना कॉर्पोरेट के पास पैसा था उसने भी लगा दिया, जो बैंक के पास पैसा था उसने लोन दे दिया। लेकिन एक तरफ इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, तब तक 2007 में आ गई अमेरिका में मंदी, अमेरिका में मंदी। और जब अमेरिका में मंदी आ गई तो इसका असर 2009 तक आते आते पूरे दुनिया पर भी पड़ा, ठीक, और इंडिया पर भी पड़ा, ठीक, इंडिया पर भी पड़ा। इंडिया में जो ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इस कॉर्पोरेट को बड़ी मदद अमेरिकी इन्वेस्टर से मिल रही थी, यूएसए के इन्वेस्टर से मिल रही थी, इन्वेस्टर से। यूएसए के इन्वेस्टर ने, समझना बात को, यूएसए का इन्वेस्टर जो इन कॉर्पोरेट की मदद कर रहा था, उसने इन्वेस्टमेंट रोक दिया, उसने इन्वेस्टमेंट रोक दिया, क्योंकि वो खुद मंदी में चला गया था। दूसरी एक तरफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट का रुक गया, दूसरी तरफ अब कंपनियों में, ढेर सारी कंपनियों में आधा काम हो गया, आधा होना बाकी है, इन्वेस्टमेंट रुक गया, यानी वो कंपनियां पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, लोगों की कमाई कम हो गई, तो मार्केट में डिमांड भी कम हो गई, तो जो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं उसका सामान नहीं बिक रहा है, यानी हमारा कॉर्पोरेट मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में चली, हमारा कॉर्पोरेट भी मंदी में चला गया। तो हमारे कॉर्पोरेट की जितनी कंपनियां थी घाटे में चलने लगी। अब जब ये कॉर्पोरेट घाटे में चलने लगेगा, यानी 2009 के बाद, आफ्टर 2009, जब इंडिया मंदी में आया, जब इंडिया मंदी में आया तो स्थिति ये थी कि हमारा कॉर्पोरेट घाटे में जाने लगा, हमारा कॉर्पोरेट घाटे में जाने लगा। कॉर्पोरेट किस में जा रहा है, घाटे में। दूसरी तरफ ये जो बैंक है, ये जो बैंक है, बैंक ने इस कॉर्पोरेट को क्या दिया है, लोन दिया है।
बैंक ने इस कारपोरेट को क्या दिया है? लोन दिया है। तो जो कारपोरेट खुद ही घाटे में जा रहा है, क्या वो लोन चुका पाएगा? तो ढेर सारे कारपोरेट घाटे में चले गए, और जो कारपोरेट घाटे में चल गए वो कारपोरेट लोन नहीं चुका पाए, लोन नहीं चुका पाए, नहीं चुका पाए। अब जब ये कारपोरेट लोन नहीं चुका पाए तो यही लोन बैंकों का एनपीए बन गया। तो दूसरा कारण तो ये था, अर्थव्यवस्था में मंदी दूसरा कारण थी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? जो हमने यहां बताया कि अर्थव्यवस्था में मंदी एनपीए बनने का दूसरा कारण थी, ठीक, अर्थव्यवस्था में मंदी एनपीए बनने का दूसरा कारण थी, ये यहां से हमने समझाया, ठीक, ये समझाया, ठीक, ये समझाया, ये समझाया, ठीक, ये समझाया, यहां तक समझ गए? ठीक। अब अगर किसी को दोबारा समझना हो तो दोबारा वीडियो ही देखना, ठीक ना? मंदी कैसे एनपीए को जन्म दी, ठीक, ठीक, कोई तनिक भी दिक्कत परेशानी बता आप लोग, ठीक। अरे कारपोरेट माने बिजनेसमैन होता है, व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी होता है वो कारपोरेट कहलाता है, बड़ा बिजनेसमैन कारपोरेट कहलाता है। तो मंदी, ठीक, मंदी कैसे, ठीक। कंचन कह रहा है कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट कीजिए, घर का पढ़ाई है, जिस टॉपिक में बैंक नहीं समझोगे, बैंकिंग वाला टॉपिक तो अगले कोई टॉपिक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब समझे नहीं आएंगे। अब एक बार फिर से समझना, इसको दोबारा देख लेना, ठीक ना? अगर किसी को डाउट हो इसको दोबारा देख लेना, ठीक हो गया? तो अर्थव्यवस्था में एनपीए होने का दूसरा कारण ये था, अर्थव्यवस्था में एनपीए होने का दूसरा कारण ये था। जो तीसरा कारण है वो है कि जो हमारी, इसको ही समझाना पड़ेगा, जो हमारी डिस्कॉम कंपनियां थी वो सरकार की लोक लुभावन नीतियों के कारण मुफ्त बिजली देने लगती थी या बहुत कम दर पर बिजली देती थी, अतः अपना ऋण नहीं चुका पाती थी। देखो, डिस्कॉम कंपनी का मतलब होता है विद्युत वितरण करने वाली कंपनी, ठीक, डिस्कॉम कंपनी का मतलब होता है विद्युत वितरण करने वाली कंपनी, समझना। देखो इधर से समझो, देखो ये होती है कंपनी, समझना बच्चा लोग बात, ठीक, ठीक, समझना बेटा लोग, ठीक, समझना। ये होती है, ये कोई पावर प्लांट है, चिमनी भी बना देते हैं, धुआं भी निकलेगा, ठीक ना? ऐसा चिमनी बना दे, ये पावर प्लांट है, ठीक। पावर प्लांट क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक। ये पावर प्लांट सीधे इलेक्ट्रिसिटी को आप तक नहीं ले जाता है, ये बिजली अपनाता है अपने, यहाँ कहता है बिजली हम बेच रहे हैं, जिसको लेना है, ठीक, वो ले ले। तो ढेर सारी कंपनियां होती है, आपने देखा ऐसे वाला एकदम तार गाड़ेंगी, ठीक, पोल गाड़ेंगी, खंभा गाड़ेंगी, ठीक, ट्रांसफार्मर लगाएंगी, पावर हाउस लगाएंगी, ठीक ना? ढेर सारा यहाँ पावर हाउस लगाएंगी, यहाँ से ये बिजली खरीदती हैं, यहाँ से ये बिजली खरीदती हैं, ये बिजली खरीदती हैं, ठीक, और ले जाकर के ये बिजली बेचती हैं, किसी कंपनी को बेचेगी, किसी इंडस्ट्री को बेचेगी, ठीक, व्यापारी को बेचेगी, आम आदमी को बेचेगी, यही सब बेचेगी, ठीक, यही सब होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेचती है। अब होता क्या है, ये जो विद्युत वितरण करने वाली ये कंपनी है ना, जो ताल खंभा पोल लगा करके आ रहे, इसे ही कहते हैं डिस्कॉम कंपनी। ये जो बेचती बनाती है इसे कहते हैं पावर प्लांट, और यहाँ जैसे मान लो ये जो कंपनी है विद्युत वितरण करती है उसे कहते हैं डिस्कॉम। अब विद्युत वितरण करने का काम सरकारी कंपनियां भी करती है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, या उत्तर प्रदेश की डिस्कॉम कंपनी है, बिहार राज्य विद्युत निगम लिमिटेड बिहार की डिस्कॉम कंपनी है। तो सरकारी कंपनियां भी विद्युत वितरण का काम करती हैं, प्राइवेट कंपनियां भी विद्युत वितरण का काम करती हैं। अब समझना भारत में क्या हुआ, एनपीए का सबसे बड़ा कारण, भारत में क्या हुआ कि हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से पॉलिटिकल इकोनॉमी का शिकार हो गई। एक शब्द आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का संचालन हम आर्थिकी के लाभ हानि से न करके राजनीति के लाभ हानि से करने लगते हैं, ठीक। जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, जब हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या? जब अर्थव्यवस्था वोट के हिसाब से चलने लगे तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। जब अर्थव्यवस्था राजनीतिक चुनाव के लाभ हानि से संचालित होने लगे तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब हुआ क्या कि ढेर सारी राज्य सरकारें आई, ये कहानी शुरू हुई थी पंजाब से, पंजाब में चुनाव हुआ, वहां की राज्य सरकार ने कह दिया बिजली फ्री, लोगों ने वोट दे दिया। फिर यूपी में भी कुछ बिजली हुआ क्या, फिर बिहार का पीछे रहेगा उसने हुआ क्या, दिल्ली वाले ने तो चौकटानंद कर दिया, अब कर रहे हैं पूरा देश में बिजली फ्री। अब हुआ क्या समझना, गवर्नमेंट ने तो कह दिया, गवर्नमेंट ने डिस्कॉम से कहा कि इनको बिजली फ्री दो या इनको बिजली सस्ती दो। मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई डिस्कॉम कंपनी है, पावर प्लांट से अगर 4 रुपये यूनिट बिजली खरीद रही है, तो भाई बिजली ले करके इंजीनियर लगा रही है, तालपुर खंभा बिछा रही है, तो जब ये यहाँ 8 रुपया पर यूनिट बेचेगी तभी इसका काम चलता है। सरकारों ने कह दिया, राज्य सरकारों ने चुनाव में डिस्कॉम से कि फ्री कर दो, यानी जो इनसे तुमको 8 रुपया यूनिट लेना है, फ्री का मतलब सरकारों ने कहा डिस्कॉम से कि यह पेमेंट तुमको हम कर देंगे, यानी सरकारों ने कहा डिस्कॉम से कि तुमको हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, फ्री कर दो, पूरा पैसा कौन दे देंगे, हम दे देंगे। अब डिस्कॉम कंपनियां मजबूर हुई, डिस्कॉम कंपनियों ने बिजली क्या कर दिया, फ्री कर दिया। डिस्कॉम कंपनियों ने तो इनको बिजली फ्री कर दे दिया, जैसे किसानों को बिजली सस्ती मिलती है, डिस्कॉम कंपनियों ने सस्ती बिजली दे दी। कई राज्यों में बिजली फ्री कर दिया, यूपी में भी एक दौर आया था बिजली कुछ वर्गों को फ्री दिया गया, ठीक, दिल्ली में तो पूरे दे दिए हैं। अब बिजली फ्री मुद्दा बन गया है, ठीक। अब समझना, ठीक, समझना मेरी बात को, ध्यान सुनना। अब डिस्कॉम कंपनी तो यहाँ फ्री में देने लगी, सरकार ने कहा था चुनाव के बाद हम दे देंगे, लेकिन सरकारों ने समय से डिस्कॉम कंपनी का पेमेंट नहीं किया। अब जब सरकारें समय से इस डिस्कॉम का पेमेंट नहीं करेंगी तो हमारी जितनी डिस्कॉम कंपनियां हैं, हमारी जितनी डिस्कॉम कंपनियां हैं वो घाटे में जाने लगी, ठीक। ये हमारी अगर डिस्कॉम कंपनी है तो हमारी डिस्कॉम कंपनी जो क्या होने लगी,
ये हमारी जो डिस्कॉम कंपनीज है, जो विद्युत वितरण की कंपनी है, वो जाने लगी घाटे में, समझना, उसका होने लगा घाटा। अब मान लीजिए किसी डिस्कॉम कंपनी है, इसने मान लीजिए किसी बैंक से लोन भी लिया है, इसने बैंक से लोन भी लिया है, इसने बैंक से लोन भी लिया है। अब जब डिस्कॉम घाटे में जाने लगी तो क्या ये लोन चुका पाएगी? बताइए, क्या यह लोन चुका पाएगी? अगर यह डिस्कॉम कंपनी घाटे में जाने लगेगी तो यह डिस्कॉम कंपनी क्या लोन चुका पाएगी? या डिस्कॉम कंपनी लोन नहीं चुका पाई, लोन नहीं चुका पाई, ठीक, नहीं चुका पाई। अब जब यह डिस्कॉम कंपनी लोन नहीं चुका पाएगी बैंक का, तो इस डिस्कॉम पर जो बैंक का लोन है वो क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। एक कारण ये रहा, तो डिस्कॉम कंपनियों का एनपीए बन गया, विद्युत वितरण कंपनियों का एनपीए बन गया। तीसरा कारण समझ में आ गया? ठीक, समझ गए? ठीक। अच्छा, कंचन पूछ रहे हैं डिस्कॉम जितनी भी विद्युत वितरण करने वाली, बिजली बांटने वाली, घर घर बिजली पहुंचाने वाली कंपनी होती है उसे डिस्कॉम कंपनी कहते हैं बेटा, नहीं चुका पाएगी, ये एनपीए का कारण बन गया। दूसरी बात एक और भी हुई, जो इन, अब आओ, तीन समझ गए ना? आयात प्रतिस्पर्धा के कारण हमारी स्टील कंपनियां घाटे में चल रही थी। हुआ क्या? चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने सस्ता स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद की, खूब काम किया, और वो सस्ता स्टील बनाने लगे, समझना बात को, ठीक, वो सस्ता स्टील बनाने लगे, और एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि कौन किसको ज्यादा स्टील दे सकता है, सस्ता बना सकता है। तो हमारे देश में भी जो ऑटोमोबाइल या जो मशीनरी वाली कंपनियां, उसमें भी ये हो गई कि कौन सस्ता स्टील खरीद के सस्ता ऑटोमोबाइल बना दे। अब हुआ कुछ यूं, समझना बात को, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक। अब यहां क्या है, यहां जितनी भी कंपनियां होंगी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी कंपनियां होंगी, इंडियन कंपनियां होंगी, ये जो इंडिया में कंपनीज होंगी, जो कंपनीज होंगी, इनको चाहिए सस्ता स्टील। क्या चाहिए भाई? सस्ता स्टील होगा तो अपनी गाड़ी वाड़ी, मोटर वोटर जो भी बनाएंगे सस्ता बनाएंगे। आरसी राय करिए, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है बेटा? वो प्लांट जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, भारत में सर्वाधिक बिजली कोयले से ही बनती है, ठीक। पलक क्या पूछ रहे बेटिया, बताओ। अब समझना वो क्या रहा है, जो कंपनियां हैं वो सस्ता स्टील चाहती हैं। इधर क्या हुआ कि जो इंडियन स्टील कंपनी है, ठीक, जो इंडियन स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी है, वह इंडिया में स्टील बना रही है और अपना स्टील भारतीय कंपनियों को दे रही है। दूसरी तरफ क्या हुआ, चीन, जापान, डब्ल्यूटीओ पढ़ाएंगे बताएंगे, भारत ने मुकदमा भी किया था, जापान और साउथ कोरिया, इन तीनों ने भारतीय बाजारों में बहुत सस्ता स्टील उतार दिया, सस्ता स्टील उतार दिया। तो जो भारतीय कंपनियां हैं वह इनके सस्ते स्टील को ही खरीदेंगी। इंडियन कंपनी आप किसका स्टील खरीदेंगी? चीन वाले का, जापान वाले का, कोरिया वाले का, ठीक, समझना बात को। तो इंडियन ऑटोमोबाइल या इंडिया की कोई भी कंपनी जिसको स्टील चाहिए किसका खरीदेगी? भारतीय बाजारों में चीन, जापान, कोरिया के सस्ते स्टील मिल रहे हैं, सस्ता स्टील खरीदेगी, ठीक, समझना बात को। तो इंडियन स्टील कंपनी का स्टील नहीं बिकेगा तो इंडियन स्टील कंपनी क्या हो जाएगी? घाटे में चली जाएगी। अब यानी जो हमारा इंडियन स्टील कंपनी है ये जा रही है घाटे में, जो इंडियन स्टील कंपनी है, इंडियन स्टील कंपनी है, या जा रही है घाटे में। इस बेचारे का खुद ही लॉस हो रहा है, और इस कंपनी को बैंक ने उधार भी दिया है, इस कंपनी को बैंक ने लोन भी दिया है, इस कंपनी को बैंक ने लोन भी दिया है। तो क्या यह इंडियन स्टील कंपनी लोन समय से चुका पाएगी? बताओ, यह लोन नहीं चुका पाएगी, नहीं चुका पाएगी। और जब यह लोन नहीं चुका पाएगी तो बैंक का लोन यह नहीं चुका पाएगी, यही लोन क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। यही लोन क्या बन गया? एनपीए बन गया। तो एनपीए बनने का एक कारण और है, यही लोन क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। ये प्री मेन दोनों का बहुत हिट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ रहे हो सब लोग ना? यही लोन एनपीए बन जाएगा। कारण ये था, एक कारण ये था कि हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट, देखो एक एक लाइन को लिख रहा हूं, लिख दिया भी हूं, फिर उसको विस्तार से समझा रहा हूं। हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट, हमारी जो इंफ्रा कंपनियां थी उसको तमाम प्रकार की मंजूरी में देरी मिलने लगी। जैसे एग्जांपल है पर्यावरणीय मंजूरी, इनमें देरी होने लगी। बैंक ने किसी पोर्ट बनाने वाली कंपनी को, एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी को पैसा दे दिया गया, ठीक, ठीक, समझना। अब है क्या, इंफ्रा कंपनी है, पर्यावरण मंजूरी में देरी हो गई, भूमि अधिग्रहण में देरी हो गई, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाई, ठीक, समझ रहा बात को। अब मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है, ये कोई एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक, ये कोई मान लीजिए इंफ्रा कंपनी है। इंफ्रा कंपनी मतलब सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क बना रही है, बंदरगाह बना रही है, हवाई अड्डा बना रही है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ वाला मैटर डब्ल्यूटीओ में बताएंगे, समझ में नहीं करोगे। डब्ल्यूटीओ में स्टील वाले विवाद पर एक मुकदमा हुआ, भारत ने किया था, ठीक, समझ में आ गई बात। चलो, अच्छा, उमंग कह रहे हैं सारी स्टील कंपनी घाटे में थोड़ा होगी। अरे सारी नहीं तो कुछ होगी ना, जो होगी वो नहीं दे पाएगी, उसका एनपीए बन जाएगा, ठीक, ठीक,
इंफ्रा कंपनी मतलब एक व्यक्ति पूछ रहा है, इंफ्रा कंपनी मतलब वो कंपनियां जो सड़क क्षेत्र में काम करती हैं, रेलवे में काम करती हैं, बंदरगाह में काम करती हैं, हवाई अड्डा बनाने में काम करती हैं, डिजिटल नेटवर्क में काम करती हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? ठीक, चंचल समझ में आ गया बेटा? बताओ। अब हुआ क्या कि सभी नहीं, कई इंफ्रा कंपनी, ये इंफ्रा कंपनी है, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई इंफ्रा कंपनी, इस इंफ्रा कंपनी ने कुछ अपना पैसा लगाया, कुछ बैंक से भी लोन लिया है, बैंक ने भी इसको लोन लिया, और ये इंफ्रा कंपनी कह रही है कि हम सड़क बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, कह रहे एक सड़क बना रहे हैं, टोल वसूली करेंगे, अपना भी पैसा निकालेंगे, तुमको भी पैसा निकालेंगे। जब बैंक ने लोन दिया था तो मान लो ड्यू डेट तय हो गया है, एक इनका ड्यू डेट तय हो गया है, ठीक, और ये कोई मान लीजिए एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है, ड्यू डेट तय हो गया, कोई सड़क बनाने वाली कंपनी है, ड्यू डेट तय हो गया, ठीक है भैया, इस ड्यू डेट से कंपनी, इंफ्रा कंपनी रोड बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, तो इस ड्यू डेट पर ये लोन वापस करेगी। लेकिन हुआ क्या कि जो इंफ्रा कंपनी जो सड़क बना रही है या पोर्ट बना रही है, कुछ भी बना रही है, समय से पूरा नहीं हो पाया, कहीं पर्यावरण मंजूरी में देरी हो जा रही है, पर्यावरण मंजूरी में देरी हो जा रही है, कहीं भूमि अधिग्रहण का मुकदमा अदालत में चला जा रहा है, भूमि अधिग्रहण में देरी हो गई, भूमि अधिग्रहण में देरी हो गई, ठीक, कहीं ये हो गया, मामला अदालत में चला गया, तो इसने तो काम पैसा दे दिया, पैसा ये ले लिया है, इसने सब सामान खरीद के रख लिया है, लेकिन कहीं रास्ते में भूमि अधिग्रहण में देरी हो गई। यानी कई बार क्या होता है, ठीक, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी में देरी, पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण में देरी हो गई, कई बार मामला अदालत में चला गया, मामला अदालत में चला गया, किसी को लगता है हमको मुआवजा कम मिला, जमीन अधिग्रहण हो गया तो कोर्ट में केस कर देगा, कई बार भूमि अधिग्रहण को लेकर के धरना प्रदर्शन नेता लोग कर देते हैं, धरना प्रदर्शन, ठीक, प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो पाया, यानी इंफ्रा कंपनीज, इन सब के कारणों से इंफ्रा कंपनी का प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो पाया, प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं, समय से पूरा नहीं। अब जिस कंपनी का प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा, हम सभी कंपनियों की बात नहीं करते हैं, जिस भी कंपनी का प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा, वो कंपनी क्या चली जाएगी, घाटे में। और जब यह कंपनी घाटे में चली गई है, तो क्या यह कंपनी जब खुद ही घाटे में है, तो क्या ड्यू डेट पर लोन वापस करेगी? नो। और जब यह ड्यू डेट पर लोन वापस नहीं करेगी, तो बैंक का इस कंपनी पर क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। ठीक, समझना। अच्छा, एक व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या कंपनियां ही होती है या आम नागरिक? आम नागरिक भी शामिल होता है, लेकिन आम नागरिक का इतना छोटा पैसा होता है कि उसके हिसाब किताब की कोई वैल्यू नहीं, बड़ा एनपीए बनता है कंपनियों के कारण। आम नागरिक का 1,50,000 का उधारी ले लेगा, कंपनियां लेती है 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, 10 करोड़। समझ में आ गई बात? पहले कह रहे हैं इंफ्रा कंपनी क्या है बेटा, वो कंपनी कई बार मैं बता चुका हूं, जो सड़क बना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी चीजें आती है, चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हवाई अड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, रेलवे आती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। जो कंपनियां सड़क बना रही है, रेलवे बना रही है, बंदरगाह बना रही है, उन कंपनियों को इंफ्रा कंपनियां कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसको इसको ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है, और समझ में ही नहीं आता, आप किताब से पढ़ोगे तो इसको समझाने में मैं हाफ जा रहा हूं, इतना दिमाग मुझे लगाना पड़ रहा है। ठीक, प्रीति करे ब्लॉक है क्या ना, दिख रही है तू? खुशी क्या कर रही है? मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। अरे बेटा मैं तुमको पढ़ाऊं कि तुम्हारा कमेंट देखूं, बता। अच्छा, ये कह रहा है कि किताब में इजी है, कहां? अरे पढ़ाई में रहा हूं किताब से, मैं उसको समझता हूं, उसको आसान तरीके से आपको समझता हूं। ठीक, समझ में आ गई बात? टीचर का काम ही है कि किताब और विद्यार्थी के बीच वो खड़ा हो जाए, इसलिए तो स्कूल का अस्तित्व है। अच्छा ही बताओ, बचपन में स्कूल पढ़ने जाते हो तो उस किताबों में क्या लिखा रहता है? क ख ग घ ABCD, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा पहाड़ा, हम लोग पढ़ते थे, अ से आम, ई से इमली, अच्छा अ से अनार, ई से इमली। क्या किताबों में कोई ऐसा बात लिखी होती है कि जो घर वाले ना पढ़ा सके, लेकिन स्कूल भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता? ठीक, समझ में आ गई बच्चा लोग? अब पूजा करें हम भी, है ना? ठीक, ये तुम लोग मुझे ब्लॉक ब्लॉक क्यों पूछते हो? अरे ब्लॉक हो जाओगे, तुम्हारा कमेंट कैसे मुझे दिखेगा? अंशिका बेटा बताओ, सदा बताओ, कंचन क्या कर रही है? एनपीए कह रहा, ये सही है, कह रहा एनपीए की लंका लगा डाली। ठीक, चल भाई, लंका लग गई एनपीए की। सीता कह रही है क्या मैं नहीं हूं? ना ना देवी तुम हो, तुम आंख हमारे कपार पर बैठ जाओ, ठीक ना? बिटियाओं को शैतानी करने की छूट होती, आ तुम मेरे कपार पर बैठ जाओ, तभी पता चलेगा तुम हो। ठीक, चलो, ये हुआ इंफ्रा कंपनियों के कारण एनपीए बना। ठीक, कहा गया भैया? कुछ एनपीए इसलिए बना कि कई कंपनियों का जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट था, आर्थिक विवाद था, ठीक, वो अदालतों में लंबा खिंच गया, वो अदालतों में लंबा खिंच गया। ठीक, वो अदालतों में क्या हो गया? लंबा खिंच गया, कई इकोनॉमिक डिस्प्यूट अदालतों में लंबा खिंच गया। ठीक, ये भी एनपीए बनने का कारण था। एक एनपीए बनने का कारण था क्रोनिक कैपिटलिज्म के कारण स्वेच्छाचारी बकायेदार। इसका मतलब क्या होता है? यहां एक शब्द आया है क्रोनी, ठीक, कैपिटलिज्म। साहिल बेटा ध्यान से सुनना, क्रोनिक कैपिटलिज्म, क्रोनिक कैपिटलिज्म के कारण स्वेच्छाचारी बकायेदार। तो कहोगे स्वेच्छाचारी बकायेदार कौन होता है? तो स्वेच्छाचारी बकायेदार वो होता है जो कहता है हम उधारी ले लिए, नहीं देंगे क्या कर लोगे?
जैसे विजय माल्या पैसा भी लेके भाग गया एसबीआई का, और कितना बदमाश है, धनतेरस के दिन ट्वीट किया हैप्पी धनतेरस एसबीआई। अब सोचो एसबीआई वालों के कलेजे पर क्या गुजरी होगी। ठीक, कहता है हैप्पी धनतेरस एसबीआई, एसबीआई के कलेजे पर क्या गुजरी होगी। नहीं, स्वेच्छाचारी बकायेदार होते हैं कि नहीं दोगे तो क्या कर लेंगे। तो कोई स्वेच्छाचारी बकायेदार ऐसे थोड़ा होता है लोगों सिपाही जाएंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी। कोई स्वेच्छाचारी बकायेदार होता है क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण। तो आप कहोगे कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है बेटवा। देखो, क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, एक शब्द है, ठीक, क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण होता है। यहां देखना, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण, इकोनॉमिक डिस्प्यूट मतलब आर्थिक विवाद। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का क्या मतलब क्या होता है कि जब, ठीक, व्यापारी एक साठ गांठ बन जाए, आपस में तीन लोगों ने समझौता कर लिया, या इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक, व्यापारी, ठीक, अधिकारी, अधिकारी और राजनेता, इन तीनों लोग आपस में क्या कर लेते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं। जब इनमें साठ गांठ हो जाती है तो उसे ही कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तीनों मिल गए, ठीक, ठीक। अच्छा, इकोनॉमिक डिस्प्यूट क्या होता है, आर्थिक विवाद। कंपनी गई है कहीं जमीन अधिग्रहण कर रही है, किसी ने कह दिया कि नहीं हमारा 2 फुट तुम अधिक ले ली हो, इसका पैसा दो, विवाद होगा, कोई भी पैसे रुपए का विवाद, ठीक। तो कह रहे डिस्प्यूट को हिंदी में क्रोनी, इकोनॉमिक डिस्प्यूट मतलब बेटा आर्थिक विवाद, पैसे के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक, समझ गए, ये क्रोनी कैपिटलिज्म। और इसके व्यापारी अधिकारी तीनों सांठगांठ किए, क्यों किए, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। कैपिटलिज्म सकारात्मक शब्द है या एक नकारात्मक शब्द है, इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, अपने सांठगांठ के लिए कर। इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म, इसमें तीनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें अधिकारी राजनेता मिलकर, व्यापारी मिलकर, व्यापारी जा रहा है, इस सरकारी बैंक है एसबीआई, माल्या जा रहा है, माल्या को ने एक लोन लिया था उसे चुकाया ही नहीं था, फिर दूसरा लोन कैसे मिल गया, नहीं मिलना चाहिए, तो हुआ क्या, एसबीआई के अधिकारियों ने माल्या के कई डॉक्यूमेंट छुपाए, सरकार की तरफ से माल्या के पक्ष में एसबीआई को फोन तक गया, कहा दे दो भैया क्या जाता है, ठीक। और एक चीज सुजल सिंह कह रहे हैं कि सर थोड़ा हिंदी में टर्म यूज करो, एक बात याद रखना बेटा, लोग इकोनॉमी के ढेर सारे टर्म हिंदी में है ही नहीं, ठीक, समझना बेटा लोग। जैसे ये क्रोनी कैपिटलिज्म है ना, ये क्रोनी कैपिटलिज्म हिंदी का ही शब्द है। पहला और आखिरी रीजन, बहुत बढ़िया क्लियर ने कहा, पहला और आखिरी रीजन सेम है। इस क्रोनी कैपिटलिज्म में अधिकारी और सरकार दोनों मिलकर के व्यापारी के लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक। अधिकारी और व्यापारी दोनों मिलकर के, अधिकारी और राजनेता दोनों मिलकर के व्यापारी के लाभ के लिए काम करते हैं, यही कहलाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। इस क्रोनी कैपिटलिज्म में सबसे शीर्ष पर व्यापारी होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म में सबसे शीर्ष पर व्यापारी होता है। यहां कौन है, व्यापारी है, व्यापारी है। यहां कौन है, अधिकारी है, अधिकारी है। यहां कौन है, राजनेता है, ठीक? ये लोग इनके लिए, इनके प्रॉफिट लिए काम करते हैं, ठीक। ये क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सकारात्मक शब्द है, क्रोनी कैपिटलिज्म नकारात्मक है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म भी एक वजह रही एनपीए की। ये सब कारण है एनपीए का। अब एनपीए का समाधान क्या, ठीक, एनपीए कैसे कम होगा, इस समस्या का समाधान क्या है, नहीं तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जाहिर करा लोग घोटाला करके लंदन चले जाते हैं, क्या उनको वहां से नहीं लाया जा सकता, लंदन अब काफी कठिन प्रक्रिया, लाया क्यों नहीं जा सकता, समझ में आ गई बात। अब ये तो रही कहानी एनपीए की, ये तो रही कहानी एनपीए होने के कारणों की। अब एनपीए को कम करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ठीक, समझना। एनपीए के समाधान के लिए, ठोस समाधान के लिए सरकार 2000 से ही प्रयास, 2002 से पहला प्रयास शुरू कर, क्योंकि 2002 ही वो दौर था जहां से छोटा छोटा एनपीए बनना शुरू, और सरकार ढेर सारा काम कर रही है। 2020 में आखिरी काम बैड बैंक लेकर आई है, एक साथ ढेर सारा काम कर रही है, ठीक ना, एक साथ ढेर सारा काम कर रही है। तो आइए क्या क्या काम कर रही है देखते हैं, क्या क्या काम कर रही है देखते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या काम कर रही है भाई, देखते हैं। तो 2002 में सरकार ने लाया था, 2002 में, हाँ 2002 में सरकार ने लाया था सारफेसाई एक्ट। क्या लाया था, सारफेसाई एक्ट, ठीक, समझना क्या लाया था, सारफेसाई एक्ट। इसे हिंदी में सारफेसी एक्ट कहते हैं। इसे हिंदी में कहते क्या है, इसका हिंदी में भी यही नाम है, इसे हिंदी में सारफेसी एक्ट कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वही इसी सारफेसाई को हिंदी में लिखते हैं सारफेसी एक्ट, सारफेसी अधिनियम। अब इसका हिंदी नहीं है,
इसका हिंदी नहीं है। तो सारफेसी अधिनियम 2002। दरअसल समझना समझना, सबको समझ में आ रहा है? गणेश बिटवा बोल, समझ में आ रहा है? सारफेसी एक्ट समझ में आ रहा है मोहित? तो 2002 से प्रयास शुरू हुए, 2022 में लास्ट टाइम में जो बैड बैंक बना, इतने प्रयास किए गए, जितना किए गए एक एक को क्रम से मैं बताता हूं। अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, बदमाशी मत करना। लेकिन जो तुम लोगों की तारीफ करता हूं बदमाशी शुरू कर देते हो। ठीक, वंदना करिए। आरबीआई ने कोई रूल नहीं निकाला क्या? अब तो वो पढ़ा रहे हैं कि आरबीआई क्या क्या रूल निकालती है। देखना आरबीआई कितना रूल निकालती है। तो जो सबसे पहला एक्ट इस एनपीए के लिए जो सबसे पहला काम शुरू हुआ 2002 में शुरू हुआ, और सारफेसी अधिनियम लाया। क्यों लाया गया? क्यों लाया गया भैया? तो सीधी सी बात है, एनपीए बनते लोन की वसूली में तेजी लाने की। क्यों लाया गया? तो जो एनपीए बनता हुआ लोन था उसकी वसूली में तेजी लाने के लिए लाया गया सारफेसी एक्ट। ठीक, जो एनपीए बनता हुआ लोन था उसकी वसूली में तेजी लाने के लिए लाया गया। क्या लाया गया? ठीक, कहां 2022 लिखा है? अच्छा यहां 2022 लिखा है। ए यार, इसको 2 ही बना देते हैं, 0 बना देते, हो गया। तो एनपीए बनते लोन की वसूली में तेजी लाने के लिए बनाया गया सारफेसी एक्ट कि एनपीए स्तर को कम कर दिया जाए। ठीक, हाँ कर दिया मैंने, देखो 2002 कर दिया। अब क्या कहता है भाई एक्ट? ठीक, ये एक्ट कहता क्या है? अधिनियम क्या कहता है भाई? ठीक, अधिनियम क्या कहता है? बच्चा लोग बताओ। देखो अधिनियम कहता है कि जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर देखते हैं कि हमारा कोई लंबित ऋण है, यानी ऋण है आ नहीं रहा है, इस ऋण की वसूली करने के लिए लोन न चुका पाने वाले व्यक्ति की आवासीय या कमर्शियल संपत्ति को बेच सकते हैं या नीलाम कर सकते हैं। कहा गया कि भैया कोई लोन नहीं चुका रहा है, जो स्वेच्छाचारी बकायेदार है, अगर वो कह रहा है कि नहीं चुकाएंगे तो क्या कर लेंगे, तो इस एक्ट से बैंक को अधिकार दिया गया कि आप उनकी या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकान मकान सब है, या उनका आवासीय संपत्ति है, ठीक, उनकी आप संपत्ति बेच दे। ठीक, और इस एक्ट में कह रहा है कि इनकी संपत्तियों पर कब्जा करने और उसे बेचने के लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था 2002 पहले? ठीक, बैंक जाता था कि अच्छा जानबूझ करके कर्जा नहीं चुका पा रहा है, ठीक, इसकी कर्जा चुका सकता पैसा है लेकिन जानबूझ के नहीं चुका रहा है, तो बैंक जाता था कोर्ट अदालत से कहता था हमको आदेश दीजिए इसका जमीन बिचवाएं। तो अब जिसके खिलाफ कोर्ट गया वो भी अपना वकील खड़ा कर देता था। तो 8 साल लोअर कोर्ट चल रहा है, 20 साल हाई कोर्ट चल रहा है। 8 साल लोअर कोर्ट चल रहा है तो 20 साल हाई कोर्ट चल रहा है। समझ में आ गई बात? 8 साल कहाँ चल रहा है? लोअर कोर्ट में चल रहा है। 20 साल कहाँ चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है। अब बेचारा बैंक 25 साल पहले 25 साल बाद पैसा पाएगा ही तो क्या पाएगा? उसके लिए मुकदमा भी लड़ेगा। इसमें क्या है कि इस एक्ट ने बैंकों को अधिकार दिया कि भैया आप देखो, पहले आप जांच करो। एक शब्द होता है विलफुल डिफॉल्टर, यह एक्ट विलफुल डिफॉल्टर के लिए है, सबके लिए नहीं है। अर्थात जिन्होंने लोन नहीं चुका पाया, बैंक इंक्वायरी करेगा कि सच में ये बेचारा मार्केट के चलते घाटे में जा रहा है, या ये घाटे वाटे में नहीं है, इसके पास पैसा है लेकिन ये बदमाश है, दे नहीं रहा। ठीक, अगर वो जो व्यक्ति उसके पास पैसा है लेकिन नहीं दे रहा है, जानबूझ के नहीं दे रहा है, उसे हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। यह एक्ट विलफुल डिफॉल्टर पर लागू होता है। ठीक, यह एक्ट किस पर लागू होता है? ठीक, याद रखना, यह एक्ट विलफुल डिफॉल्टर पर लागू होता है। ठीक, विलफुल डिफॉल्टर यानी वह व्यक्ति जो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा। ठीक, तो बैंक वाला सीधे कह देता है कि एक नोटिस भेज देता है कि फला तारीख को आपके घर की नीलामी कराने आ रहे हैं, काम खत्म। ठीक, तो एक्ट में एक अधिकार दिया गया कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने लंबित ऋणों की वसूली के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक, बेच सकते, कब्जा करे बेच दे। पहली बात तो ये कही गई। दूसरा बात ये कहा गया, ठीक, दूसरी बात यह एक्ट ये कहता है कि जो कर्ज न चुका पाने वाली कंपनी है, बैंक चाहे तो उस कंपनी के मैनेजमेंट पर भी बैंक कब्जा कर सकता है। बैंक कहेगा ये कंपनी हम चलाएंगे, बैंक अपने लोगों को कंपनी में बिठा देगा, अपने लोगों को कहेगा 5 साल 10 साल चलाओ, जब मेरा जितना कर्जा है ब्याज समेत सामान बनाओ बेचो, प्रॉफिट जितना पैसा आ रहा है सब हमको, तो हमारा कर्ज चुक जाएगा, हम दे देंगे। मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा है, बैंक का पैसा नहीं दे रहा है, बैंक खोज रहा है, बैंक को पता चलता है इसका कंपनी सब अच्छा बिक रहा है, चल रहा है, इसका धंधा अच्छा चल रहा है, हमको दे नहीं रहा है, ये बिल्कुल डिफॉल्टर है। तो बैंक को अधिकार है, बैंक पुलिस लेके जाएगा, उनका सब मैनेजमेंट हटा देगा, उनके धंधे पर अपना अधिकार। उसके बाद वो बिजनेस बैंक के लोग करेंगे, तब तक जब तक बैंक का, और जब तक बिजनेस करेंगे एक भी प्रॉफिट का पैसा उस कंपनी मालिक को नहीं देंगे, जितना लोन है ब्याज समेत उतना पैसा कमा लेंगे, चले आएंगे दे करके। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर हो गई बात? क्लियर? एक पूछना है, विलफुल डिफॉल्टर मतलब वह व्यक्ति जो बैंक कर्जा देने की औकात रखता है लेकिन दे नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, कर हमारा बहुत सोर्स पहुंच हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे? ठीक, तो या तो ये लोग कहा गया है, यह एक्ट कहता है, या तो उसके मैनेजमेंट पर अधिकार। एक तीसरी बात जो इस एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण लिखी गई है, यह एक्ट आरबीआई को अधिकार देता है कि आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन करे। इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने को ही एआरसी कहा जाता है। और अगली बात कहता है कि जिस कंपनी ने कर्ज नहीं चुकाया है उसके शेयर या संपत्ति को एआरसी को बेच दिया जाए। तो अभी एआरसी क्या है? यानी यह एक्ट आरबीआई को अधिकार देता है कि आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन करें, संपत्ति पुनर्गठन कंपनी का गठन करें, संपत्ति पुनर्गठन कंपनी का गठन करें, एआरसी का गठन करें। एआरसी क्या है? दरअसल एआरसी समझना, अब एआरसी क्या है समझाता हूं। ठीक, एआरसी क्या है इसको समझाता हूं। इसी एक्ट से आरबीआई को अधिकार मिला कि अगर कोई व्यक्ति एआरसी का लाइसेंस मांगने आए तो आरबी एआरसी का लाइसेंस उसे, यानी आरबीआई को पावर सरकार ने दे दिया कि तुम भी एआरसी का गठन करो। भाई दुनिया भर में एआरसी चल रही है, तो क्या होती है यह एआरसी? आइए समझाता हूं थोड़ी बात एआरसी के बारे में, थोड़ी बात
ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनियां दुनिया भर में काम करती हैं, क्योंकि एनपीए का मुद्दा सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। ठीक, एआरसी का मुद्दा, सॉरी एनपीए का मुद्दा दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, कई देशों में, अमेरिका इत्यादि देशों में ये एआरसी सफल भी हुई। तो आखिर एआरसी है क्या? तो देखिए कुछ नहीं। ठीक, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, ये कोई प्राइवेट व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन या कोई प्राइवेट, ठीक, या कहेगा कि हम एक कंपनी बना रहे हैं और कंपनी हमारा होगी एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, संपत्ति पुनर्गठन कंपनी। समझना। अब यह व्यक्ति जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई के पास, यह व्यक्ति आरबीआई से कहेगा कि हमें एआरसी के रूप में लाइसेंस दीजिए, लाइसेंस दीजिए। तो आरबीआई इसको एआरसी का लाइसेंस देगी, पैसा सारा इसी का रहेगा। अर्थात एआरसी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती है। एआरसी क्या होती है? प्राइवेट कंपनीज होती है। आरबीआई सिर्फ लाइसेंस देता है। सच बात तो यह है कि भारत में एआरसी बनाए जाएं, इसकी सिफारिश नरसिम्हन समिति पार्ट 2 ने ही कर दी थी। याद कीजिए, नरसिम्हन समिति भाग 2 पार्ट 2 कब बनी थी? 1998 में। क्यों बनी थी? बैंकों के विलय की सिफारिश करने के लिए। तो जब नरसिम्हन समिति पार्ट 2 बनी थी बैंकों के विलय की सिफारिश करने के लिए, तो उसी नरसिम्हन समिति ने कहा था कि हमारे बैंकों के पास धीरे धीरे एनपीए का मुद्दा भी आएगा और इसके लिए जरूरी है कि हम अभी से क्या बना दें? एआरसी बना दें। नरसिम्हन समिति पार्ट 2 की बात को सरकार ने ध्यान में रखा था। जब 2002 में सार्फेसाई एक्ट लाया गया, तो सार्फेसाई एक्ट में बैंकों को यह अधिकार तो दे दिया गया कि भैया जो बिल्कुल डिफाल्टर है, बहुत गुंडा बनता है, कर्जा ले लिया, दे नहीं रहा, जाओ उसका घर नीलाम करो, संपत्ति नीलाम करो, बेचो, या उसके धंधे पर कब्जा कर लो, मैनेजमेंट पर कब्जा कर लो, पैसा वसूल लो, सब करो। उसी सार्फेसाई एक्ट में आरबीआई को भी सरकार ने आदेश दिया। बैंक को तो आदेश दे रही थी, आरबीआई को भी सरकार ने आदेश दिया। सरकार ने आरबीआई को कहा कि अब आप एआरसी का लाइसेंस दीजिए, कोई मांगने आए तो प्राइवेट व्यक्ति जाएगा, एआरसी को लाइसेंस मिल जाएगा। अब एआरसी करती क्या है? तो एआरसी एनपीए खरीदती है, लेकिन इस तरह आप बात समझ में नहीं आएंगी। आरबीआई एनपीए खरीदती है, इस तरह बात आपको समझ में नहीं आएगी। आइए बताता हूं एआरसी करती क्या है। चलिए बताता हूं। चलिए देखिए, ये है कोई बैंक, समझना बात, ये कोई बैंक है और ये कोई कारपोरेट है, ये कोई कारपोरेट है। क्या है? कारपोरेट है। ठीक, इस कारपोरेट पर बैंक का क्या बन गया है? एनपीए। लोन लिया था, दिया नहीं, बन गया है एनपीए। इस कारपोरेट पर बैंक का क्या बन गया है? एनपीए। मान लीजिए यह एनपीए 1000 करोड़ का, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल, यानी बैंक का 1000 करोड़ का एनपीए बन गया इस कारपोरेट पर। ठीक, समझना, समझना, ठीक, मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये बैंक का एनपीए बन गया है, कारपोरेट पर परेशान है बैंक वाला, क्या करे क्या नहीं करे। अब एआरसी आएगी, एक प्राइवेट कंपनी है एआरसी, ये आ गई एआरसी। ये कौन हो गया? एआरसी। आरबीआई ने लाइसेंस दिया है कि आप एआरसी हो जाओ, है ये प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट। ये असली इकॉनमी है, पसीना छुड़ा देती है, ये असली इकॉनमी, ये पसीना छुड़ा देती है, और ये सिर्फ हमारे विद्यार्थियों को समझ में आती है। समझ में आ रही है ना? मैं समझा पा रहा हूं ना आप लोगों को? एआरसी का फुल फॉर्म श्वेता पूछ रहे क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, संपत्ति पुनर्गठन कंपनी। पसीना छुड़ा देती है ये इकॉनमी, और जो इसे समझ लिया वो राजा है। यूपीएससी के एग्जाम में भी राजा है, देश दुनिया के एग्जाम में भी राजा है। ठीक, अब समझना। तो अब किसी ने बना ली है एआरसी, तो कहोगे ये तो बात ठीक है, बैंक का कारपोरेट पर एनपीए, एआरसी का क्या लेना था? अब देखो एआरसी कैसे काम करती है। ये कंपनी है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब यह बैंक वाले से डील करती है, बैंक से ये डील करती है, बैंक से कहती है तुम्हारा इस कारपोरेट पर एनपीए 1000 करोड़ का है, निकलने उकलने वाला थोड़ा है। या बैंक से भी बात करती है, कारपोरेट से भी बात करती है, बैंक से कहती है 1000 करोड़ तुम्हारा एनपीए फंसा है, निकलने उकलने वाला नहीं है। ठीक, गया पैसा, गई भैंस पानी में। अब एआरसी वाले और बैंक वाले में डील होगा। ठीक, एआरसी और बैंक वाले में क्या होगा? डील होगा, दोनों में मोल भाव होगा। एआरसी वाला कहेगा अरे उसका छोड़ो, 1000 करोड़ नहीं दे पाएगा, तुम 500 करोड़ हमसे ही ले लो, 600 करोड़ हमसे ही ले लो, 400 करोड़ हमसे ही ले लो, और जो बैंक का ये कागज पत्र है लोन वाला हमको दे दो। यानी एआरसी और बैंक में डील होगी, जितने पर डील हो जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डील हो गई 500 करोड़, तो अब एआरसी वाला क्या करेगा? 500 करोड़ किसको कर देगा? बैंक को पेमेंट कर देगा, बैंक को मिल गया 500 करोड़। अब यह एनपीए किसका हो गया? यह एनपीए हो गया एआरसी का, यानी एआरसी ने बैंक से एनपीए खरीद लिया सस्ती कीमत पर। समझना, बैंक 500 करोड़ लेके चला गया, अपना काम धंधा करेगा, कागज पत्र सब किसका हो गया? एआरसी का। यानी जो कारपोरेट को एक पर 1000 करोड़ रुपए एनपीए बैंक का था, अब उस 1000 करोड़ का मालिक कौन हो गया? एआरसी हो गया। यानी अब ये एनपीए किसका होगा? एआरसी का होगा, ये मालिक हो गया। अब यह एआरसी डील करेगा इनसे, इनसे डील करेगा। अब एआरसी कई प्रकार का डील करता है। कारपोरेट से कभी ये कहता है देखो भैया 500 करोड़ में खरीदे थे तो हमको 550 करोड़ चुका दो, 1000 का हम माफ कर दे रहे हैं। ठीक, यानी एआरसी कुछ और लेकर के कारपोरेट का एनपीए माफ कर सकता है, एनपीए माफ। बैंक को कोई मतलब नहीं, बैंक गए। कभी कभी ये एआरसी इस कारपोरेट से कहता है, देखता है यार ये बेचारा घाटे में गया है, अच्छा आदमी है, पैसे की जरूरत है, तो एआरसी कहता है चलो 500 करोड़ वाला तुम्हारा एनपीए खरीद लिया है, हमसे 500 करोड़ और ले लो, डील होगी कि और पैसा ले लो। यानी एआरसी कारपोरेट को पूंजी दे देता है, कहता है चलो हम 1000 करोड़ वाला एनपीए तुम्हारा खरीदे हैं, वो तो हमारा हो ही गया, अब तुम हमसे 1000 करोड़ और ले लो और बिजनेस करो। यानी पूंजी देकर के पार्टनर बन जाता है, इसका पार्टनर बन गया। या कारपोरेट से कहता है कि मैनेजमेंट में मदद कर दे रहे हैं, ठीक, तो डील हो गई मैनेजमेंट की। कुल मिला जुला करके किसी भी तरीके से अब ये एनपीए हो गया है एआरसी का, बैंक पैसा लेके चला गया। अब एआरसी डील करेगा कारपोरेट से,
वो डील कैसी भी हो सकती है, फायदे की भी हो सकती है, घाटे की भी हो सकती है। हो सकता है कि आरसी ने बैंक को 500 करोड़ रुपए का एनपीए लेकर 500 करोड़ देकर 1000 वाला खरीद लिया है। वो सोचता है इनसे में हो सकता है इसको पैसा ना मिले, इसका 500 करोड़ डूब जाए। हो सकता है 6 महीना इंतजार करे और फिर कारपोरेट से डील करे तुम्हारा 1000 करोड़ का कागज मेरे पास है, कारपोरेट इसमें डील, चलो 600 करोड़ लेकर के छोड़ दो। या हो सकता है आरसी कहे चलो 2000 करोड़ और ला रहे हैं, दोनों मिलकर पार्टनर होकर बिजनेस करते हैं, तो 2000 करोड़ ये ला दिया, 1000 करोड़ पहले से है, तो 3000 करोड़ का शेयर आरसी का हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, आरसी यही काम करता है। यानी सार्फेसाई एक्ट से अधिकार मिला आरबीआई को एआरसी का लाइसेंस देने। सार्फेसाई से अधिकार मिला। एआरसी क्लियर हो गया ना? अच्छा, हर्ष कह रहा है, दो लोग और कर रहे हैं। देखो, एआरसी एक बिजनेस मॉडल है। हम कह रहे हैं कि हम भारत में एआरसी का व्यवसाय करें, यानी हमने खोल लिया एक कंपनी जिसका नाम है एआरसी। हमने खोल लिया एक कंपनी जिसका नाम है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक, समझ रहा बात को? हमने खोल लिया एआरसी, हमने पैसा रख लिया। अब हम देख रहे हैं, और मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए ये कोई बैंक है, इसका एनपीए है किसी कारपोरेट पर, समझ रहा बात को? किसी कारपोरेट पर, किसी कारपोरेट पर, समझो बात को? ठीक, मान लीजिए ये एनपीए हमने कहा 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, कुछ भी हो सकता है, 1000 करोड़। एआरसी सिर्फ एनपीए डील करती। अब है ये प्राइवेट आदमी या पूर्णतः प्राइवेट कंपनी है, आरबीआई ने लाइसेंस दिया। अब ये देखती है बैंक का कौन एनपीए लेने लायक है, कौन एनपीए नहीं लेने लायक है, कौन फायदेमंद, ऐसे ही देखती रहती है। ये पहुंचेगी बैंक के पास, एआरसी पहुंचेगी बैंक के पास, बैंक से कहेगी ये जो तुम्हारा 1000 करोड़ का एनपीए है ना, इतना परेशान हो, अपना बैंक वाला काम धंधा करो, हमसे बेच दो। तो बैंक और एआरसी के बीच क्या होगी? डील होगी। अब जाहिर सी बात है, क्या कभी एआरसी 1000 का करोड़ का एनपीए 1000 करोड़ में नहीं खरीदेगी? वो तो डूबता हुआ पैसा है। तो एआरसी उसे सस्ते में खरीद लेती। पता चला 1000 करोड़ के एनपीए की डील हुई कि 300 करोड़ में ही खरीद लिया, बहुत महंगा नहीं खरीदती है, 300 करोड़ में खरीद लिया। अब एआरसी ने 300 करोड़ का पेमेंट किसको कर दिया? बैंक को कर दिया। बैंक बेचारा बहुत खुश है, कहते हैं भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो बैंक सोचता है डूबा था 1000 करोड़, कम से कम 300 तो मिला, चलिए हम निकलते हैं, बैंक फ्री हो गया। बैंक ने क्या किया, अब ये जो एनपीए वाला पेपर है वो बैंक किसको दे देगा? एआरसी का। यानी जो बैंक का 1000 करोड़ रुपया इस कारपोरेट पर एनपीए बना था, उसका मालिक कौन हो गया? एआरसी। अब एआरसी इस कारपोरेट से डील करेगा, डील करेगा। डील कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब ये इन दोनों के ऊपर निर्भर है। हो सकता है, संभावना मैं बता रहा हूं कि दो चार एक आध साल रुका रहे, फिर थोड़ा कारपोरेट के अच्छे दिन आए तो ये एआरसी वाला जाकर कहे भैया 1000 करोड़ का एनपीए है, आपका कागज हमारे पास है, हम 400 करोड़ हमको दे दो, हम सब माफ कर रहे हैं। यानी कुछ पैसा लेके कारपोरेट का एनपीए माफ कर दे, फायदा हो गया। एआरसी ने 300 करोड़ में खरीदा था, 100 करोड़ कमा लिया, कारपोरेट का भी फायदा हो गया, 1000 करोड़ देने पड़ते। या एआरसी और पूंजी लगा दे, और पूंजी लगा करके पार्टनर बन जाए। जो भी एआरसी को समझ में आएगा, प्राइवेट आदमी वैसे करेगा, और बैंक की। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? एआरसी का फंक्शन समझ में आ गया? अनु कह रही है कि नींबू पानी बना करके पी लिया। तनिष्क बहुत बढ़िया कह रहा है कि एआरसी एक तीर दो निशाने पर लगा रहा है। 2 बार समझा दिया ना, समझ गए? तो बस ये एआरसी लास्ट टॉपिक है। यानी आरबीआई को अधिकार मिल गया कि भारत सरकार ने सरफेसाई एक्ट में कहा कि एआरसी की स्थापना कर सकते हो। तो यही बता देते हैं, बता ही दिया आपने एआरसी क्या है, तो आ जाइए बता देते हैं कि एआरसी क्या है। एआरसी क्या है? हमारी प्राण खाए हुए थे, नाम क्या पूरा? तो संपत्ति पुनर्गठन कंपनी इस एआरसी का नाम है। हम मेंस में लिखने के भी हिसाब से सवाल बना दिए हैं, जरूरत क्यों है? तो कुछ एनपीए पुनर्जीवित किए जा सकते हैं, यानी कुछ पैसा तो वापस लाया जा सकता है। एआरसी यही प्रयास तो कर रहा है कि कुछ पैसा वापस लाया जा सकता है, कुछ एनपीए लाए जा सकते हैं। भैया बैंक का 1000 करोड़ डूब रहा था, लेकिन एआरसी ने उसको 300 करोड़ दे दिया ना, अब इस 300 करोड़ को बैंक कहीं और निवेश करेगा, विकास होगा, रोजगार का अवसर सृजित होगा, तो कुछ एनपीए पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। भाई उस तरह 1000 करोड़ एनपीए बना हुआ था, 300 करोड़ तो बैंक को मिला ना भाई, तो 300 करोड़ भी तो बैंक कहीं निवेश करेगा। तो एआरसी इस कॉन्सेप्ट पर लाया गया कि कुछ एनपीए पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। यह अतिरिक्त रोजगार भी पैदा करेगा और राष्ट्रीय उत्पादन में भी योगदान देगा। यानी अगर एनपीए पुनर्जीवित कर लिए तो अतिरिक्त रोजगार भी देगा, राष्ट्रीय उत्पादन में भी योगदान देगा। लेकिन उन्हें यदि हम लाभदायक बनाना है, उत्पादक बनाना है अपने एनपीए को, तो समय पर हस्तक्षेप करना होगा। एआरसी इसी का एक समाधान है। कुछ एनपीए को पुनर्जीवित करने के लिए जो समय पर हस्तक्षेप करना है, उसी का एक समाधान है एआरसी। नरसिम्हन समिति पार्ट 2 ने इसकी सिफारिश की थी, प्राइवेट सेक्टर द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो कैसे काम करती है एआरसी, समझ लिए हो, इसी को लिख दिए हैं। आरबीआई लाइसेंस देता है, एआरसी बैंक से एनपीए खरीद लेता है, ठीक, बैंक की तरफ से एनपीए का अधिग्रहण कर लेता है, मतलब मालिक बन जाता है। लोन न चुका पाने वाले फर्म के प्रबंधन का भी अधिग्रहण कर लेता है, या ऋण का पुनर्निर्धारण कर लेता है। वही ना होता है कि 1000 करोड़ नहीं 600 करोड़ ही दे दो। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गई बात? ठीक, और अगली बात, उधारकर्ता द्वारा देय राशि का भुगतान कर देता है, यानी जो एनपीए देना था कारपोरेट को, बैंक को, वो कौन दे दिया? घटा करके एआरसी दे दिया। भारत सरकार ने एआरसी में 100% एफडीआई की सुविधा दी है, मतलब कोई विदेशी कंपनी भी पूरा पैसा लगा के भारत में एआरसी खोल सकती है। भारत में कई एआरसी सामने आए हैं, कई काम भी कर रहे हैं। अभी एनपीए के बहुत हैं, अभी कल भी एनपीए ही पढ़ाऊंगा, अभी बहुत है। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सब असली इकॉनमी है। ठीक, अच्छा हर्ष पूजा सना बिटिया, चार बेटी क्या हाल चाल है? अब बतियाओ हमसे, लोग कहते हो बतियाते नहीं है, और जिसको जिसको बतियाना है वो बतियाए, रुके, क्लास जब रहती है सब कहते हैं बतियाइए। बोल ममता, तब बोलो, पलक बेटा बोलो। अच्छा लक्षदीप, अच्छा लक्षदीप का नाम सुनता हूँ मुझे लक्षदीप याद है, बता लक्षदीप। उमंग बता, दीपक यादव बताओ बेटा, सृष्टि बता बेटे, ललिता बताइए,
अच्छा, एक पूछ रहा है एफडीआई क्या होता है। चल आगे आएगा, एफडीआई का चैप्टर ही आएगा। राजकुमार कह रहा है एफडीआई को एनपीए को घोल के पियेंगे। हाँ पी ले पी ले पी ले पी ले पी ले। ठीक, अनु बता, सोना बता, ठीक है, क्या हाल चाल है, बता बेटा। साक्षी कह रही है मस्त हूँ सर, आप बताइए। ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद है, आप स्वस्थ रहो, सब मस्त रहो, ठीक ना। चुलबुल चुनमुन आज नहीं दिखे भाई। घनश्याम का, सिद्धार्थ, अयंत, कैसे हो भाई लोग। अश्विन, रावल तो गुजराती लिखता है, देखता हूँ इसके चक्कर में पूरा गुजराती सीख लूंगा। अच्छा, नेपाल की धरती से भी कोई पढ़ रहा है, वहीं से प्रणाम कर रहा है, तो चलो नेपाल की धरती से प्रणाम कर रहा है, इंडिया की धरती से आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक ना। नेपाल तो अपना भाई है भाई। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो एनपीए, एनपीए खत्म करने दो। बैंक एनपीए खत्म का मतलब बैंक खत्म, पर्सनालिटी। अच्छा 8-14 हो गया, पता नहीं चला। कोनो अमित कह रहा है कोनो डाउट नहीं है गुरुजी। चल चल चल, बढ़िया, ऐसा पढ़ते रहो, ऐसे पढ़ते रहो। अच्छा, सर्वेश क्या कर रहा है, इसका कुछ है। अंकित क्या कर रहा है, ये भी कुछ है। अच्छा, अंकित, बसंत, अंतरा, सृष्टि, सिद्धार्थ, टीना, विमलेश, सिद्धू, सौरभ, सब चलो, सबको आशीर्वाद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिराज कह रहा मैं भी, हाँ भैया तू है, तू तो आजा आजा आजा, मेरे कंधे पर बैठ जा, चलो ठीक है।